अध्याय 371 मैंने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर किया। विशाल चौहान को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके गले में मछली का कांटा फंस गया हो। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब जबकि उनके हाथों में चौहान राजवंश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं नहीं थीं, तो उनके साथ सहयोग करने वाले निश्चित रूप से बहुत कम होंगे। रणवीर सिंघानिया के इस कदम से यहाँ तक कि जिन उद्यमों का सहयोग करने का इरादा था वे भी निश्चित रूप से उनके साथ काम करना छोड़ देंगे। चौहान राजवंश के सदस्य पूरी तरह निराशा में डूब गए थे। कल ही वे अभी भी खुद को सही चुनाव करने के लिए बधाई दे रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि विशाल चौहान का अनुसरण करने से गौरव और धन का निरंतर जीवन सुनिश्चित होगा। लेकिन केवल एक ही दिन में वास्तविकता ने उन्हें बेरहमी से थप्पड़ मार दिया था। चौहान राजवंश का संकट हल हो गया था। रणवीर सिंघानिया अब भवन सम्राट थे और वह प्रगति वाणिज्य मंडल के साथ सहयोग कर रहे थे। चीजें अब से केवल बेहतर होंगी। जो लोग चौहान राजवंश के साथ रहे थे वे और भी बेहतर जीवन जिएंगे, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पछतावा उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, जो तुरंत नफरत में बदल गया। एक एक करके उन्होंने विशाल चौहान को क्रूरता से घूरा। उनकी आंखों में अगर विशाल चौहान उन्हें पक्ष बदलने के लिए नहीं उकसाते तो वे ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले नहीं लेते। विशाल चौहान, तुम नीच कहीं के क्या? तुमने हमें महान धन की ओर ले जाने का वादा नहीं किया था। तुम्हारी वजह से अब हमें देखो, हमने चौहान राजवंश से नाता तोड़ लिया है और तुम्हारे पक्ष से भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। तुम तो बस एक मनहूस हो। मैं इतना गुस्से में हूं। अगर मैंने कल बस जिद की होती और चौहान राजवंश के साथ रहता तो मैंने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा होता। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से है विशाल चौहान। तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। तुम्हारी कमीनी कंपनी चल भी नहीं सकती। भविष्य में हम क्या करेंगे? चौहान राजवंश के सदस्यों द्वारा घिरे और आरोपित विशाल चौहान को लगा कि उनका सिर 1000 पाउंड जितना भारी है, वह उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अविश्वसनीय रूप से अन्याय भी महसूस हुआ। उन्हें कैसे पता होता कि रणवीर सिंघानिया भवन सम्राट के वारिस होंगे? अगर उन्हें पहले पता होता तो वह कभी रणवीर सिंघानिया के आर्या सिंह के साथ रिश्ते का विरोध नहीं करते या मुखिया वीरभद्र चौहान द्वारा चौहान हवेली से निकाले जाने के लिए अपनी सीमाओं को पार नहीं करते। अब जब चौहान राजवंश के सदस्य उनसे सवाल कर रहे थे और उन्हें दोषी ठहरा रहे थे, तो वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते उतने ही गुस्से में आते। फिर उन्होंने ऊपर देखा और रणवीर सिंघानिया पर चिल्लाए, चूंकि तुम नए भवन सम्राट हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता जो बाद में हुआ। तुमने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। रणवीर सिंघानिया खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। नए भवन सम्राट होना अचानक एक गलती थी। वाकई जब कोई तुम्हें दोषी ठहराना चाहता है तो तुम्हारी सांसें भी गलत लगती हैं। उनके होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कहा, मैंने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर किया। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? विशाल चौहान अत्यधिक सीमा तक धकेले जाने पर टूट गए और खुले तौर पर रोने लगे। फिर वह रणवीर सिंघानिया के पास दौड़े, धीमी याचना भरी आवाज में बोले, रणवीर सिंघानिया, कृपया मेरे आर्या सिंह के चाचा होने के नाते मुझे बख्श दो। उन्होंने आर्या सिंह की ओर देखा, अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आर्या सिंह, कृपया अपने चाचा के लिए बोलो। हम आखिरकार परिवार हैं। आर्या सिंह का चेहरा कठोर हो गया और एक ठंडी सांस के साथ उसने कहा, मेरा तुम्हारे जैसा कोई चाचा नहीं है। विशाल चौहान पूरी तरह से बिखर गए, धड़ाम से फर्श पर बैठ गए। इसी बीच चौहान राजवंश हवेली में बैठक कक्ष के अंदर चौहान राजवंश के शेष उच्च पदस्थ सदस्य इकट्ठे थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव था। मुखिया वीरभद्र चौहान मुख्य आसन पर बैठे थे। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। दिन लगभग खत्म हो गया है और रणवीर सिंघानिया ने एक भी कदम नहीं उठाया। मुझे लगता है कि उनका ये दावा कि वह आज स्थिति को हल कर सकते हैं केवल एक कोरा दिखावा है। बिल्कुल, जब चीजें यहां तक पहुंच गई हैं तो एक दिन में क्या बदल सकता है? वह बस बेवजह समय खींच रहा है। कुछ समय पहले मैंने रणवीर सिंघानिया को आर्या सिंह को बाहर ले जाते देखा था। क्या आपको लगता है ये लड़का आर्या सिंह के साथ भागने का मौका ले सकता है? इस टिप्पणी पर सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था, क्योंकि उसने कहा पहले कि इतनी देर हो चुकी है और वे अभी तक नहीं लौटे हैं। बहुत संभावना है कि वे भाग गए हैं, क्योंकि वे समस्या का हल नहीं कर पाए। धत्तेरे की, मैं जानता था कि हम उस बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें तुरंत किसी को भेजकर उन दोनों को वापस लाना होगा। श्रीकांत चौहान ने मुखिया वीरभद्र चौहान की ओर देखा और बोले, मुखिया, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। कृपया जल्दी से किसी को भेजकर उन दोनों को गिरफ्तार करवाएं। रणवीर सिंघानिया अपने दावे को लेकर इतने आश्वस्त हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुखिया वीरभद्र चौहान ने मेज पर थपथपाया और गहरी आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाओ। रणवीर सिंघानिया ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इस पर इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक किसी ने असंतुष्ट होकर कहा, पहले ही अंधेरा हो चुका है और भले ही दिन खत्म होने में कुछ घंटे बचे हों, इसका क्या महत्व है? बेचैन माहौल ने उपस्थित सभी को कुछ अधीर बना दिया।
उसी क्षण एक सेवक रमेश भागता हुआ आया और चिल्लाया, मुखिया बाहर एक बस आ गई है। उन्होंने कहा कि इसे रणवीर सिंघानिया ने आपको लेने के लिए भेजा है। सभी सेवक रमेश की ओर देखने लगे। मुखिया वीरभद्र चौहान ने पूछा, हमें लेने के लिए किस उद्देश्य से? सेवक रमेश ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है। सोचने के बाद मुखिया वीरभद्र चौहान उठे और सभी से बोले, चलो चलते हैं। चूंकि रणवीर सिंघानिया ने हमें बुलवाया है, मेरा अनुमान है कि इस मामले का कुछ न कुछ परिणाम जरूर होगा। फिर वह परिषद कक्ष से बाहर निकले और सभी जल्दी से उनके पीछे हो लिए। एक समूह बस में चढ़ गया। श्रीकांत चौहान ने बस चालक से पूछा, गुरुजी क्या आप जानते हैं कि हमें किस लिए लिया जा रहा है? बस चालक ने कहा, शौर्य शिखर होटल के लिए। ऐसा लगता है कि यह एक जश्न भोज के लिए है। सभी हैरान थे। एक जश्न भोज? क्या ये हो सकता है कि रणवीर सिंघानिया ने वाकई चौहान राजवंश का संकट हल कर दिया? किसी ने हाँफते हुए कहा। तुरंत किसी ने आपत्ति जताई, ये कैसे संभव है? रणवीर सिंघानिया के पास प्रगति वाणिज्य मंडल का मन बदलने की क्या क्षमताएं हैं? मेरे विचार से यह हो सकता है कि रणवीर सिंघानिया जानते हैं कि वह इसे हल नहीं कर सकते और उन्होंने विशेष रूप से हमें माफ़ी मांगने के लिए खाने पर आमंत्रित किया है। बस चालक स्थिति को नहीं समझता है और उसने इसे जश्न भोज समझ लिया है। काफ़ी कुछ लोग इस संभावना से सहमत थे। ये कमीना रणवीर सिंघानिया, क्या उसे लगता है कि हमें खाने पर बुलाने से हम उसे माफ़ कर देंगे? चौहान राजवंश की इस दुर्दशा में कौन खाने के मूड में है? जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं उस लड़के को जमकर फटकार लगाऊंगा, भले ही वह शक्तिशाली हो। मुझे अपने दिल का गुस्सा निकालना होगा और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। अफसोस, क्या रणवीर सिंघानिया चौहान राजवंश को हमारा अंतिम विदाई भोज देने की योजना बना रहा है? लोगों का एक समूह रणवीर सिंघानिया की आलोचना करता और उनके बारे में बातें करता रहा। मुखिया वीरभद्र चौहान ने बेबसी भरी नज़र पहनी हुई थी। उनकी आशा की आखिरी किरण भी फीकी पड़ रही थी। ऐसा लगता है कि ये युवक आखिरकार चमत्कार नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद बस शौर्य शिखर होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। चौहान राजवंश के सदस्य नीचे उतरे, लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्पित होकर क्रूर दिख रहे थे। उनकी आभा प्रबल थी। चलो अंदर चलते हैं और रणवीर सिंघानिया का सामना करते हैं। चौहान राजवंश का उत्थान और पतन मुक्ति से परे है, लेकिन इस लड़के को वह सजा मिलनी चाहिए जिसके वह हकदार है। भीड़ युद्ध के मैदान में जाते योद्धाओं की तरह गुस्से में शौर्य शिखर होटल के अंदर की ओर बढ़ी। एक बार लॉबी में उन्होंने जल्दी से रणवीर सिंघानिया को ढूंढ लिया और उन्हें घेरने वाले ही थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि प्रगति वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष विक्रम उस समय रणवीर सिंघानिया के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर रहे थे। विशाल चौहान थोड़ी दूर बैठे अपनी आंखें फाड़ कर रो रहे थे और चौहान राजवंश के वे लोग जिन्होंने कल विशाल चौहान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी, हतोत्साहित और निराश दिख रहे थे। तो वे तुरंत अवाक रह गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या हो रहा है? मुखिया गजेंद्र चौहान जमीन पर क्यों बैठे रो रहे हैं और अध्यक्ष विशाल रणवीर सिंघानिया के साथ बड़े मजे से बातें कर रहे हैं? किसी ने हैरान होकर कहा। सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है रणवीर सिंघानिया ने सच में चौहान राजवंश का संकट हल कर दिया? सबके चेहरे अविश्वास से भरे थे। यहाँ तक कि मुखिया वीरभद्र चौहान भी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब रणवीर सिंघानिया ने मुखिया वीरभद्र चौहान को अपने लोगों के साथ आते देखा तो वह तुरंत खड़े हो गए और उनकी ओर चल पड़े। मुखिया वीरभद्र चौहान ने जल्दी से पूछा, रणवीर सिंघानिया क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? क्योंकि रणवीर सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, अध्यक्ष विशाल चौहान ने चौहान राजवंश के सभी प्रोजेक्ट्स वापस करने पर सहमति जताई है। मैंने आप सभी को जश्न मनाने के लिए यहाँ बुलाया है। मुखिया वीरभद्र चौहान की आंखें चमक उठी। सच में इसी पल विशाल चौहान उनके पास आए और मुखिया वीरभद्र चौहान की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, मुखिया चौहान, हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमियां थीं और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें दिल पर नहीं लेंगे। आपके और मेरे पिताजी के बीच की शिकायतें हमारे सहयोग में बाधा नहीं बनेंगी। मैंने उनसे सलाह ली है और उन्होंने कहा कि वे सब पुरानी बातें हैं, वह उन्हें बहुत पहले ही भूल चुके हैं। मुखिया वीरभद्र चौहान ने विशाल चौहान से हाथ मिलाया। उन्हें दूसरे पक्ष के रवैये में इतना बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कभी नहीं थी। उनके पीछे खड़े चौहान राजवंश के सदस्य भी चौंक गए थे। हालांकि वे भ्रमित थे। विशाल चौहान के रवैये ने उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि चौहान राजवंश का संकट सच में हल हो गया है। मुखिया वीरभद्र चौहान ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। पर क्यों रणवीर सिंघानिया, हमें बताओ, तुमने ये कैसे किया? चौहान राजवंश के सभी सदस्यों ने कान खड़े कर लिए। इसी समय आर्या सिंह दौड़ती हुई आई और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, जब इसका खुलासा होगा तो यह आपको निश्चित रूप से हैरान कर देगा। रणवीर सिंघानिया की एक और पहचान है, वह इंद्रप्रस्थ के महान अट्टालिकाओं का सम्राट है। मुखिया वीरभद्र चौहान की आंखें फैल गईं। चौहान राजवंश के सभी लोग हाँफने लगे। क्या रणवीर सिंघानिया अट्टालिकाओं का सम्राट है? क्या मैंने सही सुना है? भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वासी था। इंद्रप्रस्थ में आधे से अधिक दफ्तरों का मालिक वह निर्दयी व्यक्ति वह है। हालांकि अट्टालिकाओं के
सम्राट की किंवदंती इंद्रप्रस्थ में कई सालों से मौजूद है और रणवीर सिंघानिया यहाँ ज्यादा समय से नहीं है। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, मैं बस भाग्यशाली था कि मुझे पिछले अट्टालिकाओं के सम्राट गुरु द्वारा छोड़ी गई दौलत विरासत में मिली। बस भाग्यशाली। चौहान राजवंश के कई लोग ईर्ष्यालु थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी मुंह खुला रह जाए। ऐसी दौलत विरासत में पाने के लिए किस तरह का असाधारण भाग्य चाहिए होता है। मुखिया वीरभद्र चौहान ने फिर से मुखिया गजेंद्र चौहान और दूसरों पर नजर डाली और वे आर्या सिंह ने होटल में अभी अभी हुई घटनाओं को कुछ उत्साह के साथ समझाया। जब सब ने कहानी सुनी तो उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे थे। कुछ देर तक चौहान राजवंश के सदस्य होश में आते ही खुशी भरी हंसी में फूट पड़े और उनकी पहले से सिकुड़ी हुई भौहें खुल गईं। फिर चौहान राजवंश के एक सदस्य ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा है कि रणवीर सिंघानिया में कुछ खास बात है। वह जो भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं। मुझे शुरू से ही विश्वास था कि वह इस मामले को सुलझा सकते हैं। ये सुनकर चौहान राजवंश के बाकी सदस्यों ने भी उनका साथ दिया और रणवीर सिंघानिया पर प्रशंसा की बारिश कर दी। बिल्कुल सही, मुझे भी रणवीर सिंघानिया पर हमेशा से विश्वास था, बस मैंने इसे दिखाया नहीं। दरअसल हालांकि मैं पहले बहुत सहायक नहीं लग रहा था, वह सब एक नाटक था। मैं बस रणवीर सिंघानिया को ये काम पूरा करने का दृढ़ संकल्प देना चाहता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ चीज़ों को सफल होने के लिए थोड़े दबाव की ज़रूरत होती है। हमने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया, बस इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। रणवीर सिंघानिया, आपको हमारे नेक इरादे समझने होंगे। रणवीर सिंघानिया निरुत्तर दिख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उनके बगल में आर्या सिंह ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं और बुदबुदाई, उनकी चमड़ी शहर की दीवारों से भी मोटी है। मुखिया वीरभद्र चौहान ने चौहान राजवंश के सदस्यों को ठंडी नज़र से देखा और पूछा, क्या तुम लोगों में कोई शर्म बाकी है? सब अचानक शर्मिंदा हो गए, असहज नज़रें बदल रहे थे, काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे थे। फिर किसी ने मजाक में कहा, मुखिया आप इंसानी अंगों का व्यापार कैसे कर सकते हैं? वह अवैध है। तुरंत कमरे में हंसी गूंज उठी और अजीब माहौल धुएं और बादलों की तरह छट गया। यहाँ तक कि आमतौर पर सख्त मुखिया वीरभद्र चौहान भी हंसे बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने उस मजाकिया व्यक्ति को तेजी से घूरा। आर्या सिंह ने भी अपना मुंह ढक लिया, हंसते हुए रणवीर सिंघानिया का हाथ खींच रही थी। ये इतने मज़ेदार कैसे हो सकते हैं? चौहान राजवंश का संकट हल होने के साथ सब खुश थे। उसी पल चाचा विवान रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह के पास आए और गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए बोले, चौहान राजवंश का संकट हल करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, यह मेरी माफ़ी है। ये कहकर उन्होंने बिना किसी झिझक के धम्म से ज़मीन पर घुटने टेक दिए। माफ़ करना चाचा विवान को अपने कार्यों में इतना तत्पर देखकर रणवीर सिंघानिया के चेहरे पर प्रशंसा झलक रही थी। उन्होंने कहा, आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते हो तो बेशक हम आपकी पिछली बातों को दिल पर नहीं लेंगे। आर्या सिंह ने जल्दी से चाचा विवान को उठाया, बोली, चाचा कृपया उठिए। हम जानते हैं कि आपने जल्दबाजी में बोला और गलती कर दी। अब जब चौहान राजवंश का संकट हल हो गया है तो हम पिछली बातों पर ध्यान नहीं देंगे। चाचा विवान खड़े हुए रणवीर सिंघानिया पर नजर डाली और फिर आर्या सिंह से ईमानदारी से बोले, आर्या तुम सच में एक सुनहला दामाद वापस लाए हो। आर्या सिंह तुरंत शर्मीली मुस्कान दी। रणवीर सिंघानिया ने कहा, अब जब मामला सुलझ गया है तो आइए सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आज हम एक अच्छा जश्न मनाएंगे। सब मुस्कुराते हुए सिर हिलाए और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। आर्या सिंह ने मुखिया गजेंद्र चौहान और दूसरों की ओर इशारा करते हुए पूछा, उनका क्या? रणवीर सिंघानिया उनके पास गए और मुखिया गजेंद्र चौहान और दूसरों से बोले, अब चौहान राजवंश के जश्न भोज का समय है। मैंने ये पूरी मंजिल बुक कर ली है तो कृपया जल्दी से चले जाएं और हमारे जश्न में बाधा न डालें। मुखिया गजेंद्र चौहान ने याचना भरी अभिव्यक्ति के साथ रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। रणवीर सिंघानिया, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे चौहान राजवंश में लौटने का एक और मौका दें। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। चौहान राजवंश के बाकी सदस्यों ने भी सहमति में गूंजते हुए कहा कि वे अपनी गलतियां समझ गए थे और चौहान राजवंश में फिर से शामिल होना चाहते थे। मुखिया वीरभद्र चौहान उनके पास आए और ठंडे स्वर में बोले, चौहान राजवंश का मंदिर तुम्हारे जैसे बड़े बुद्धों के लिए बहुत छोटा है। जल्दी से दफा हो जाओ और हमारे जश्न में बाधा मत डालो। कल्याण मार्ग। दुर्जय चौहान ने एक नक्शा पकड़ा हुआ था, उसे ध्यान से मिलाया और पुष्टि की कि जिस हवेली की वह तलाश कर रहा था वह वास्तव में यही थी। दिव्य संघ के विशेषज्ञों द्वारा मेरे पिताजी के लिए भविष्यवाणी की गई शुभ वास्तु ज्योतिष स्थल यही होना चाहिए। पिताजी ने कहा था कि विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि यहाँ एक नागधारा होने की 80% संभावना है, जो मेरी साधना के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन होगा। उनकी नज़रें गहरी हो गईं जब वह खुद से बड़बड़ाया, रणवीर सिंघानिया, बस तुम इंतज़ार करो। एक बार जब मुझे ये नागधारा मिल जाती है तो मैं जल्द ही भेदन करूंगा। जब मेरी शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी तो तुम्हारा वह अप्रत्याशित शस्त्र मुझे छू भी नहीं पाएगा।
मैं तुम्हें अपने हाथों से हराऊंगा और आर्या सिंह को वापस ले आऊंगा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया, जांच करो कि क्या कल्याण मार्ग 81 पर हवेली के मालिक से संपर्क किया जा सकता है और देखो कि क्या वे बेचने को तैयार हैं। मैं इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूँ। चौहान राजवंश का संकट हल हो गया और रणवीर सिंघानिया अपनी समर्पित साधना जारी रख पाए। हालांकि उनके पास कल्याण मार्ग 81 पर हवेली की चाबियां नहीं थीं, इसलिए उन्होंने पृथ्वी धारा को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी नहीं की जोंक शिन्याओं के लौटने का इंतजार करने की योजना बनाई। इससे उन्हें आर्या सिंह की साधना का मार्गदर्शन करने का भी कुछ समय मिल गया। 2 दिन बाद साधना करते हुए रणवीर सिंघानिया को जोंक शिन्याओं का फोन आया। उसने जोंक शुलोह की राख को समुद्र में सफलतापूर्वक बिखेर दिया था। उन्होंने जोंक निवेश के मुख्यालय में मिलने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद जोंक शिन्याओं और रणवीर सिंघानिया ने कई तरह की सुपुर्दगियां पूरी की। एक बार हो जाने के बाद जोंक निवेश पूरी तरह से रणवीर सिंघानिया के कब्जे में था। रणवीर सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहे हों। बस 1 साल पहले वह अभी भी एक दामाद थे जिसे सब नीची निगाह से देखते थे। तब वह देवपुरी में एक घर भी नहीं खरीद सकते थे, इंद्रप्रस्थ की तो बात ही छोड़ो। लेकिन किसने कल्पना की होगी कि जो व्यक्ति देवपुरी में सबसे दूर का घर भी नहीं खरीद सकता था, वह इंद्रप्रस्थ का प्रसिद्ध अट्टालिकाओं का सम्राट बन जाएगा। इंद्रप्रस्थ के सबसे व्यस्त इलाके में आधे से अधिक दफ्तरों का मालिक होगा, साथ ही पूरे देश में अनगिनत संपत्तियों का भी। अब अगर वह केवल किराए की आय पर भी रहते तो रणवीर सिंघानिया एक अमर व्यक्ति से भी बेहतर जीवन का आनंद ले सकते थे। बेशक साधना के पथ पर चलने के बाद रणवीर सिंघानिया स्वाभाविक रूप से ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते। साधना में गहराई से उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पैसा और प्रसिद्धि जमीन की मिट्टी से ज्यादा मूल्यवान नहीं थे। केवल शक्ति ही वास्तव में किसी को इस संसार का स्वामी बना सकती थी। ये संसार उतना सुरक्षित नहीं था जितना कोई सोच सकता है, और केवल अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाकर ही वह उन लोगों की रक्षा कर सकते थे जिन्हें वह प्यार करते थे। इसके अलावा उनके पिताजी अभी भी उनके बचाव का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनके पास साधारण लोगों द्वारा ईर्ष्या की जाने वाली आरामदायक जिंदगी का आनंद लेने का समय नहीं था। सुपुर्दगी पूरी होने के बाद रणवीर सिंघानिया ने जोंक शिन्याओं से मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरे लिए जोंक निवेश का प्रबंधन जारी रखोगी। मैं इसका ध्यान रखने के लिए बहुत व्यस्त हूं और मेरे प्रशंसक के रूप में इसे अपने समर्थन की अभिव्यक्ति मानो। कैसा रहेगा? जोंक शिन्याओं ने रणवीर सिंघानिया पर अपनी आंखें घुमाई लेकिन मना नहीं किया। हालांकि गुरु रणवीर के प्रति उसकी दीवानगी जोंक शुलोह के कारण शुरू हुई थी, गहराई में वह गुरु रणवीर के लिए गहरी प्रशंसा रखती थी और वह उनसे किसी भी अनुरोध को निश्चित रूप से मना नहीं करती। रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं मेरे साथ कल्याण मार्ग 81 तक। जोंक शिन्याओं थोड़ी रुकी, किस लिए? दादाजी के गुजरने के बाद वहां कोई नहीं रहता और मैंने इसे पहले ही बिक्री के लिए रख दिया है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पहले से ही एक खरीदार है। रणवीर सिंघानिया की आंखें फैल गईं, तुमने इसे इतनी जल्दी बेच दिया? मुझे वहां से अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चीज पुनः प्राप्त करनी है। जोंक शिन्याओं ने जवाब दिया, चिंता मत करो, एक खरीदार है लेकिन सौदा अभी तक नहीं हुआ है, यह अभी भी मेरे हाथों में है। रणवीर सिंघानिया ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर अच्छा लगा, चलो चलते हैं, मैं पहले चीज पुनः प्राप्त करूंगा। दोनों जोंक निवेश से निकले। जोंक शिन्याओं कल्याण मार्ग 81 की ओर गाड़ी चला रही थी। रास्ते में रणवीर सिंघानिया ने पूछा, तुमने वह हवेली बिक्री के लिए कब रखी थी? यह इतनी जल्दी कैसे बिक गई? जोंक शिन्याओं ने जवाब दिया, बस कुछ दिन पहले। मुझे भी इतनी जल्दी खरीदार की उम्मीद नहीं थी। आम तौर पर ऐसी हवेली बिक्री पर रखे जाने पर भी बिकने में कम से कम 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लेती है। इस बार हमें बस बहुत भाग्यशाली रहे। एक विचार रणवीर सिंघानिया के मन में आया और उन्होंने आगे पूछा, उन्होंने इसे कितने में खरीदा? जोंक शिन्याओं ने जवाब दिया, उस हवेली की बाजार मूल्य 20 अरब से ज्यादा है, लेकिन दूसरे पक्ष 30 अरब चुकाने को तैयार था। इस बार हमने सच में एक अच्छा सौदा किया। रणवीर सिंघानिया की आंखें बाहर निकल आई ये जानकर कि हवेली इतनी महंगी थी। हालांकि देवपुरी में पहाड़ी विला 10 अरब का था और वह हवेली इंद्रप्रस्थ के सबसे समृद्ध इलाके में पहाड़ी विला से कहीं ज्यादा जमीन के साथ स्थित थी। साथ ही शीर्ष स्तरीय फर्नीचर और सुविधाओं का तो जिक्र ही नहीं, तो यह आश्चर्यजनक नहीं था कि यह उस कीमत पर बिकी। लेकिन 20 अरब के बाजार मूल्य वाली हवेली को दूसरे पक्ष द्वारा 30 अरब में लगभग बिना किसी विचार विमर्श के खरीदने के लिए तैयार होना रणवीर सिंघानिया को असामान्य लगा। एक पल सोचने के बाद उन्होंने जोंक शिन्याओं से पूछा, खरीदार का नाम क्या है? जोंक शिन्याओं ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, अभी कुछ दिन पहले मैंने विशाल चौहान को इसका जिक्र करते सुना था, ऐसा लगता है दुर्जय चौहान। रणवीर सिंघानिया की आंखें फैल गईं। क्या ये दुर्जय चौहान शौर्यदेव का बेटा हो सकता है? वह आखिर क्या कर रहा था एक शानदार घर पर इतना पैसा खर्च करके, जबकि वह असाधारण और पतित सुखों में लिप्त होने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लगता था। बहुत जल्द रणवीर सिंघानिया को एक संभावना सूझी और वास्तव में यह एकमात्र संभावना थी जो ये बता सकती थी कि दुर्जय चौहान बिना किसी झिझक
कि एक हवेली पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा। उसे हवेली के नीचे छिपी पृथ्वी धारा का पता चल गया होगा। ऐसा लगता है कि दिव्य संघ में अभी भी चतुर तरीकों वाले व्यक्ति हैं। दुर्जय चौहान सबसे अधिक संभावना है कि इस पृथ्वी धारा का उपयोग करके भेदन करने की योजना बना रहा है। बहुत बुरा, पृथ्वी धारा मुझे पहले मिली और मैं इसे आज ले जाऊंगा। श्रीमान दुर्जय के 30 अरब शायद बेकार चले जाएंगे, उन्होंने सोचा। ये सोचते हुए रणवीर सिंघानिया के चेहरे पर एक मुस्कान अनिवार्य रूप से आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली पहुंचे। रणवीर सिंघानिया ने झोंक शिन्याओं से कहा कि वह विला के अंदर इंतजार करे और सुरक्षा कर्मियों को सूचित करे कि उन्हें किसी भी आवाज़ से परेशान न किया जाए जो वे सुन सकते हैं। वह खुद तहखाने में गए और गलियारे का अनुसरण करते हुए वह भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गए जो पहले झोंक शिलोह के कब्जे में था। कमरे में पहुंचने पर रणवीर सिंघानिया ने दीवार से सटी वस्तुओं को हटा दिया और फिर दीवार में एक बड़ा छेद करने के लिए आत्मिक शक्ति की एक लहर छोड़ी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और तुरंत मिट्टी के भीतर छिपी पृथ्वी धारा को देखा, जो एक कुंडलित दिव्य ड्रैगन की तरह आपस में गुंथी हुई थी, सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। ये पृथ्वी धारा साधारण लोगों के लिए अदृश्य थी, वे केवल इसकी शुद्ध आभा को महसूस कर सकते थे। बिना किसी झिझक के रणवीर सिंघानिया ने तुरंत दिव्य सृष्टि रत्न से वे सामग्रियां निकाली जो उन्होंने तैयार की थी, जमीन पर बैठ गए और सतह के नीचे से पृथ्वी धारा को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूक्ष्म ड्रैगन की गर्जना गूंजने लगी क्योंकि हवेली के नीचे की जमीन थोड़ी कांप उठी। सुरक्षाकर्मियों ने सोचा कि यह एक भूकंप था और घबरा गए, लेकिन तब तक झोंक शिन्याओं ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि घबराना नहीं है, इसलिए वे जांचने के लिए नहीं दौड़े। रात जल्दी बीत गई। अगले दिन दोपहर के करीब रणवीर सिंघानिया जो भूमिगत कक्ष में बैठे थे ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और कुछ हस्त मुद्राएं करते हुए पृथ्वी धारा को पूरी तरह से जमीन से निकाल लिया। एक राजसी आभा एक दिव्य ड्रैगन की तरह रणवीर सिंघानिया के शरीर के चारों ओर घूम रही थी, लगातार हिल रही थी और कभी भी कुछ ड्रैगन की गर्जनाएं छोड़ रही थी। रणवीर सिंघानिया ने पृथ्वी धारा को हथेली के आकार में संपीड़ित करने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया और फिर उसे एक दिव्य रत्न मंजूषा में रख दिया। अंत में राहत की लंबी सांस ली। ये पृथ्वी धारा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी, इसे निकालने में मुझे इतना समय लगा और मेरे भीतर की आत्मिक ऊर्जा लगभग सूख गई है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक बड़ा युद्ध लड़कर आया हूँ। उन्होंने दिव्य रत्न मंजूषा को रखा और ऊपर वापस गए, तभी उन्हें एहसास हुआ कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। झोंक शिन्याओ इस समय विला के अंदर सोफे पर बैठी अपने फ़ोन से खेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रणवीर सिंघानिया का इंतजार करते हुए रात विला में बिताई हो। रणवीर सिंघानिया को बाहर आते देखकर वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, आप आखिरकार बाहर आ गए। विला का सौदा पूरा हो गया है और खरीदार आज दोपहर को सुपुर्दगी को अंतिम रूप देने के लिए आ रहा है। क्या आप खरीदार से मिलना चाहते हैं? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, मैं बस गायब हो जाऊंगा, तुम ये मामला संभाल लेना और यह भी सुनिश्चित करना कि खरीदार को मेरी पहचान के बारे में न बताना। नागधारा को निकालने से उनके शरीर की लगभग सारी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए वापस जाना पड़ा और स्वाभाविक रूप से दुर्जय से मिलने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा दुर्जय नागधारा के लिए ही हवेली खरीद रहा था और अगर उसे पता चलता कि रणवीर सिंघानिया ने उसे पहले ही ले लिया है तो पूरी संभावना थी कि वह मौके पर ही पागल हो जाएगा। अगर दुर्जय तब अपने पिता को ले आता तो चीजें और भी मुश्किल हो जाती। ये सुनकर झोंक शिन्याओ केवल सहमति में सिर हिला सकी। बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर सिंघानिया हवेली छोड़कर चौहान हवेली वापस चले गए। उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए कुछ अमृत का सेवन किया और ठीक होने के लिए ध्यान में बैठ गए। शाम तक रणवीर सिंघानिया अपनी ध्यान अवस्था से बाहर निकले। एक बार फिर अपनी चरम स्थिति में उन्होंने रत्न मंजूषा निकाली और एक नज़र देखने के लिए उसे खोला। अंदर नागधारा एक छोटे सुनहरे दिव्य ड्रैगन की तरह लगातार बलखा रही थी, जो अत्यंत रहस्यमय लग रही थी। अब जब मेरा साधना लोक स्थिर है तो मैं किसी भी समय भेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं आज ही ठीक हुआ हूं और सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हूं। मैं कल भेदन करने की कोशिश करूंगा, उन्होंने सोचा। उन्होंने रत्न मंजूषा को नीचे रखा, फिर आर्या सिंह को अगले कमरे में ढूंढने के इरादे से खड़े हो गए। तभी उनका फोन बजा। आशुतोष वर्मा का फोन था। श्रीमान, अभ्युदय कल्याण मार्ग पर नंबर 81 की हवेली सफलतापूर्वक बिक गई है। दूसरी पार्टी ने हमारे खाते में 30 अरब रुपये स्थानांतरित कर दिए हैं। आप इस पैसे को कैसे संभालना चाहेंगे? आशुतोष वर्मा ने पूछा। रणवीर सिंघानिया ने एक पल सोचा और जवाब दिया, अभी इसे रहने दो। अगर मुझे इसकी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा। फ़ोन रखने के बाद उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि वह वाकई दुर्जय का चेहरा देखना चाहते हैं जब उसे पता चलेगा कि हवेली के नीचे की नागधारा गायब हो चुकी है। उनका फ़ोन फिर से बजा और जब उन्होंने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आदित्य विक्रम का फ़ोन था। श्रीमान अभ्युदय, मैं इंद्रप्रस्थ पहुंच गया हूं। मैं यहाँ आर्यांशु फॉर्मा के विस्तार में व्यस्त था, लेकिन मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है और मेरे पास आपको फ़ोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आदित्य विक्रम ने कहा।
रणवीर सिंघानिया ने पूछा, क्या समस्याएं ये कुछ हद तक जटिल है, क्या हम मिलकर बात करें? आदित्य विक्रम ने प्रस्ताव दिया। जरूर रणवीर सिंघानिया सहमत हुए। उन दोनों के मिलने की जगह पर सहमत होने के बाद रणवीर सिंघानिया कमरे से बाहर निकले और आर्या सिंह के कमरे के दरवाजे तक गए, उन्हें आदित्य विक्रम से मिलवाने के लिए साथ ले जाने का इरादा रखते हुए। आर्या ये जानकर निश्चित रूप से रोमांचित होगी कि मैं आर्यांशु फॉर्मा को इंद्रप्रस्थ लाया हूं, उन्होंने सोचा। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा धकेला लेकिन वह पूरी तरह खाली मिला। क्या वह बाहर गई होगी, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और आर्या सिंह का नंबर डायल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया और रणवीर सिंघानिया ने पूछा, आर्या तुम कहाँ हो? तेजी से बोलते हुए आर्या सिंह ने जवाब दिया, इंद्रप्रस्थ के कुछ दोस्तों ने मुझे बाहर बुलाया है और मैं अभी उनके साथ हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप साधना कर रहे थे। ठीक है, अब हम रात का खाना खाने जा रहे हैं तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इसके साथ कॉल समाप्त हो गया। रणवीर सिंघानिया ने बेबसी से कंधे उचकाए। चूंकि आर्या सिंह व्यस्त थी इसलिए उन्हें आदित्य विक्रम से अकेले मिलना होगा। थोड़ी देर बाद रणवीर सिंघानिया उस भोजनालय पहुंचे जिस पर वे आदित्य विक्रम से सहमत हुए थे और उन्हें एक खिड़की के पास बैठा पाया। आदित्य विक्रम के सामने बैठकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ तुम्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा है? आदित्य विक्रम ने रणवीर सिंघानिया को आते देखा और निराशा में एक आह भरी, मूल रूप से मैंने आर्यांशु फॉर्मा के इंद्रप्रस्थ में अच्छी तरह से स्थापित होने के बाद आपको ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने यहाँ व्यवसाय करने की कठिनाई को कम आंका। कुल मिलाकर मुझे 3 समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पहली समस्या वित्तपोषण की है। हालांकि कंपनी के खातों में अभी भी काफ़ी पैसा बचा है, इसका अधिकांश हिस्सा पहले ही अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित किया जा चुका है। हमने पहले ही शांतिनगर में एक शाखा स्थापित करने में 10 अरब का निवेश किया है, इसलिए हमारे पास उपलब्ध धन केवल लगभग 20 अरब है। मैंने सोचा था कि यह पैसा आर्यांशु फॉर्मा के लिए इंद्रप्रस्थ में पैर जमाने के लिए काफ़ी होगा और फिर कंपनी के नकद प्रवाह में सुधार होने के बाद हम अपने निवेश बढ़ा देंगे। लेकिन मैं भोला था, इंद्रप्रस्थ में स्थापित होने के लिए 20 अरब अभी भी काफ़ी नहीं है। रणवीर सिंघानिया हंसे और बोले, क्या इतनी छोटी सी बात भी किसी समस्या को कहने लायक है? तुम्हें देखो झुर्रियां पड़ गई हैं चिंता करते करते। पूरी तरह गंभीर होकर आदित्य विक्रम ने कहा, श्रीमान अभ्युदय, हालांकि मैं जानता हूं कि आप सक्षम हैं इंद्रप्रस्थ में आर्यांशु फॉर्मा के विकास के लिए आवश्यक धन कोई छोटी बात नहीं है। यदि आप इसे एक मामूली मुद्दा मानते हैं तो आप गलत हैं। मेरे अनुमान के अनुसार आर्यांशु फॉर्मा को वर्तमान में और 20 अरब के वित्तपोषण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप वास्तव में इतनी बड़ी नकदी प्रवाह एक साथ जुटा सकते हैं? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? ऐसा कैसे रहेगा, मैं तुम्हें और 30 अरब दूंगा। ये काफ़ी होना चाहिए है ना? आदित्य विक्रम ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे समय में मुझसे मजाक मत करो। मैं इतना चिंतित हूं कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। ये देखकर कि आदित्य विक्रम को उन पर विश्वास नहीं हुआ, रणवीर सिंघानिया ने कहा, मुझे इंद्रप्रस्थ में आर्यांशु फॉर्मा के खाते का विवरण भेजो, मैं अभी किसी से धन हस्तांतरित करवाऊंगा। आदित्य विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, सच है या नहीं? खुद ही क्यों नहीं देखते? अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस करते हुए आदित्य विक्रम ने फिर भी खाते का विवरण रणवीर सिंघानिया को भेज दिया। रणवीर सिंघानिया ने तुरंत आशुतोष वर्मा को संदेश भेजा, उन्हें निर्देश दिया कि हवेली की बिक्री से प्राप्त 30 अरब को इस खाते में स्थानांतरित करें। थोड़ी देर बाद आदित्य विक्रम ने अपने फ़ोन पर एक अधिसूचना देखी कि खाते में 30 अरब जमा हो गए हैं। उनकी आंखें गाय की तरह बाहर निकल आईं और वे हकलाते हुए बोले, ये सचमुच 30 अरब है जो स्थानांतरित हुआ है? श्रीमान अभ्युदय, आपके पास इतना पैसा कैसे है? रणवीर सिंघानिया बस मुस्कुराए और बोले, ये केवल एक हवेली बेचने से है। आदित्य विक्रम चिल्लाए, एक हवेली 30 अरब में? क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? रणवीर सिंघानिया ने कहा, वास्तव में इसकी इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन एक मूर्ख ने इतना भुगतान करने पर जोर दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आदित्य विक्रम भ्रमित हुए, एक मूर्ख? रणवीर सिंघानिया ने उसे यह कहते हुए टाल दिया, ठीक है, अब जब वित्तपोषण का मुद्दा हल हो गया है तो दूसरे समस्या पर चलते हैं। आदित्य विक्रम ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, पूरी तरह से समझ रहे थे कि रणवीर सिंघानिया जिस बात पर चर्चा करना पसंद नहीं करते थे वह कुछ ऐसा था जिसे उन्हें जानने की जरूरत नहीं थी। वह सीधा हो गया और बोला, ये दूसरी समस्या पहली से भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि आप श्रीमान अभ्युदय निश्चित रूप से इसे एक मामूली बात नहीं मानेंगे। इंद्रप्रस्थ में आर्यांशु फॉर्मा के विस्तार के लिए एक प्रमुख कार्यालय स्थान आवश्यक है। हालांकि यहाँ कार्यालय भवनों का किराया हास्यास्पद रूप से अधिक है। मैं ये समझ सकता हूँ, इंद्रप्रस्थ प्रमुख रियल एस्टेट, ये समझ में आता है कि ये देवपुरी प्रांत की तुलना में 10 गुना अधिक महंगा है। लेकिन सभी प्रमुख कार्यालय स्थान पहले ही बड़ी कंपनियों और निगमों द्वारा ले लिए गए हैं, केवल कम आदर्श रूप से स्थित और अभी भी महंगे विकल्प बचे हैं। मैं कई दिनों से तलाश कर रहा हूं और अभी तक एक उपयुक्त कार्यालय स्थान नहीं मिला है। यदि आर्यांशु फॉर्मा के लिए कार्यालय उपनगरों में
या उससे भी दूर स्थापित किया जाता है तो हमें इंद्रप्रस्थ में यहाँ विकास करने का कोई मतलब नहीं है। हम देवपुरी प्रांत में ही रह सकते थे। सुनने के बाद रणवीर सिंघानिया एक बार फिर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फ़ोन निकाला और उसे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि रणवीर सिंघानिया चुप रहे, आदित्य विक्रम भ्रमित हो गए, ये सोचते हुए कि श्रीमान रणवीर इस समस्या से ज़रूर चकरा गए होंगे, इसलिए उन्हें बोलने में बहुत शर्म महसूस हुई। हालांकि वह हंस रहे थे, लेकिन यह समस्या का कोई समाधान न होने की शर्मिंदगी को छिपाने के लिए ही होगा। थोड़ी देर बाद रणवीर सिंघानिया ने अपना फ़ोन आदित्य विक्रम को दिया। स्क्रीन पर इंद्रप्रस्थ के सबसे व्यस्त और सबसे लाभदायक क्षेत्रों में साथ ही सभी केंद्रीय व्यापारिक जिलों में स्थित कार्यालय भवनों के नामों की एक सूची प्रदर्शित हुई। आदित्य विक्रम ने सूची पर एक नज़र डाली। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से सही कार्यालय स्थान की तलाश करते हुए इन भवनों के बारे में सुना था। उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और पूछा, ये इंद्रप्रस्थ के सबसे अच्छे कार्यालय भवन है श्रीमान अभ्युदय, आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से जवाब दिया, एक चुन लो। आदित्य विक्रम चकित रह गए, एक चुनूं? किस लिए चुनूं? इंद्रप्रस्थ में आर्यांशु फॉर्मा के विकास के लिए हमारे अंतिम लक्ष्य के रूप में। रणवीर सिंघानिया ने उन पर आंखें घुमाईं और बोले, इंद्रप्रस्थ में आर्यांशु फॉर्मा के लिए कार्यालय स्थान के रूप में एक चुन लो। आदित्य विक्रम की आंखें बाहर निकल आई, श्रीमान अभ्युदय, आप मजाक नहीं कर सकते। ये कार्यालय भवन इंद्रप्रस्थ के सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी से कोई भी एक चुन सकते हैं। रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, ये सभी कार्यालय भवन मेरे नाम के तहत संपत्ति हैं। अगर मैं कहता हूँ कि तुम चुन सकते हो तो तुम चुन सकते हो। जल्दी करो और टालमटोल बंद करो। एक बार जब तुम अपनी पसंद बना लो तो मैं किसी से तुमसे संपर्क करवाऊंगा। आदित्य विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। रणवीर सिंघानिया ने वास्तव में कहा कि ये कार्यालय भवन उनकी संपत्ति थे। उनके मूल्य को देखते हुए वे शायद दर्जनों आर्यांशु फॉर्मा के संयुक्त मूल्य के बराबर हो सकते थे। वह अभी भी आधे संदेह में थे, लेकिन फिर भी रणवीर सिंघानिया के अनुरोध का पालन किया और लापरवाही से एक कार्यालय भवन चुन लिया। रणवीर सिंघानिया ने तुरंत आशुतोष वर्मा से संपर्क किया ताकि इस मामले की व्यवस्था कर सकें। थोड़ी देर बाद ही आदित्य विक्रम को एक फ़ोन आया। नमस्ते श्रीमान विक्रम, मैं उन्नति भवन का प्रभारी हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अपनी कंपनी को कब ला रहे हैं? तभी आदित्य विक्रम को विश्वास हुआ कि रणवीर सिंघानिया ने क्या कहा था और उनके चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव छा गया। उनकी आवाज़ कांप रही थी जब उन्होंने कहा, किसी भी समय ठीक है। दूसरी तरफ से विनम्रता से कहा गया, ठीक है श्रीमान विक्रम, बस पहुंचने पर मुझसे संपर्क करें। आदित्य विक्रम ने मुश्किल से निगला और दूसरी पार्टी के फ़ोन रखने से पहले जल्दी से पूछा, यहाँ कार्यालय स्थान के बारे में किराया कैसे गिना जाता है? दूसरी तरफ से कहा गया, हमारे स्थान पर श्रीमान विक्रम की कंपनी के लिए कोई किराया नहीं है। कॉल समाप्त होने के बाद आदित्य विक्रम ने रणवीर सिंघानिया को बहुत देर तक घूरते रहे, फिर अंततः कठिनाई से बोले, श्रीमान अभ्युदय, आपने ये कैसे किया? आप मुझसे ज़्यादा समय तक इंद्रप्रस्थ में नहीं रहे हैं। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, बस कुछ अवसरों पर भाग्यशाली रहा। चलो अब आखिरी मुद्दे पर बात करते हैं। आदित्य विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को समायोजित किया, ये सोचते हुए कि तीसरी समस्या पहली दो से अलग थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे पैसे या कार्यालय भवनों से हल किया जा सकता था। उन्हें विश्वास था कि यह मुद्दा श्रीमान रणवीर को निश्चित रूप से चकरा देगा। उन्होंने कहा, तीसरा मुद्दा भी सबसे मुश्किल है। इंद्रप्रस्थ में मध्यम रूप से बड़ी कंपनियों को इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल की मंजूरी से गुजरना पड़ता है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह बस एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन जब मैं इसे संभालने गया तो मुझे एक खास तौर पर बुरा और पेचीदा कर्मचारी मिला। वह हम जैसे बाहरी लोगों को नीचा देखता था, बहुत कठोरता से बोलता था और लगातार सुझाव देता था कि मैं उसे कुछ लाभ दूं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने कुछ शब्द कहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे मेरे आवेदन को अस्वीकार कर देगा और उसने मुझे धमकी भी दी, यह कहते हुए कि उसका चाचा इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल में एक उच्च स्तरीय अधिकारी है और जब तक उसका चाचा सेवानिवृत्त नहीं हुआ, आर्यांशु फॉर्मा इंद्रप्रस्थ में विकास के बारे में भूल सकता है। पहले तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन जब मैंने इसे संसाधित करने के लिए एक और कर्मचारी को ढूंढा तो वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं आर्यांशु फॉर्मा से हूं, उन्होंने तुरंत मेरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया और मुझसे किसी और को ढूंढने के लिए कहा। मैं 3 अलग अलग लोगों के पास गया और सब कुछ वैसा ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल में वास्तविक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को वास्तव में नाराज कर दूंगा। बाद में मैंने सुधार करने के लिए एक उपहार भेजने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया और मुझसे कहा कि यह बातचीत के योग्य नहीं है। मुझे सच में उस समय कहे गए उन कुछ शब्दों पर पछतावा है। अगर मैंने विनम्रतापूर्वक कुछ लाभ दिए होते तो ये सब नहीं होता। श्रीमान अभ्युदय, आपको मुझे दंडित करना चाहिए। यह मेरी वजह से है कि आर्यांशु फॉर्मा की विकास योजना प्रभावित हुई है।
मैंने कुछ दोस्तों से पूछा और वे कहते हैं कि अब हमारे पास एकमात्र विकल्प एक नई कंपनी पंजीकृत करना है और किसी और से मंजूरी के लिए आवेदन करवाना है। बोलने के बाद उन्होंने निराशा में अपना सिर झुका लिया, उनका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ था। रणवीर सिंघानिया ने आदित्य विक्रम की कहानी सुनने के बाद कुछ नहीं कहा बल्कि अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और लियू चोंग को फ़ोन किया। यहाँ लियू चोंग का नाम नहीं है इसलिए मैं इसे वैसे ही रखूँगा। आदित्य विक्रम ने चुपके से रणवीर सिंघानिया पर नज़र डाली और उन्हें फ़ोन करते देखा। वे मन ही मन सोच रहे थे कि श्रीमान रणवीर को ज़रूर लगता होगा कि उन्होंने एक गंभीर गलती की है और गुस्सा होने से बचने के लिए वह खुद को विचलित करने के लिए किसी और को फ़ोन कर रहे थे। कोई बात नहीं, श्रीमान रणवीर के रवैये से उनके पास समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। जल्द ही बाद में रणवीर सिंघानिया ने कॉल समाप्त किया और बोले, चलो कुछ व्यंजन मंगवाते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। रणवीर सिंघानिया को देखकर उन्होंने जिस मुद्दे पर अभी चर्चा की थी उससे पूरी तरह बचते हुए आदित्य विक्रम को और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि श्रीमान रणवीर क्रोधित थे और निश्चित रूप से समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। यही वजह थी कि वह इस विषय से बच रहे थे। उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वेटर को कुछ व्यंजन मंगवाने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद वेटर उनके सारे व्यंजन ले आया और रणवीर सिंघानिया बड़े चाव से खाने लगे, जबकि आदित्य विक्रम को बिल्कुल भी भूख नहीं थी और वे अपनी चॉपस्टिक उठाने की जहमत भी नहीं उठा सके। ये देखकर रणवीर सिंघानिया ने कहा, तुम वहां बस बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी करो और खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। आदित्य विक्रम ने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोले, मुझे भूख नहीं है श्रीमान, अभ्युदय आप खाओ। रणवीर सिंघानिया ने आदित्य विक्रम की ओर देखा और मोटे तौर पर अंदाजा लगा सके कि वह क्या सोच रहे थे। उनके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक पतला व्यक्ति सूट में जिसके बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे थे, एक अधेड़ व्यक्ति भोजनालय में दाखिल हुआ। इस व्यक्ति में एक विशिष्ट हवा थी, स्पष्ट रूप से एक उच्च पद का व्यक्ति। फिर भी वह उस समय कुछ हद तक घबराया हुआ लग रहा था। भोजनालय में प्रवेश करते ही वह कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी आदित्य विक्रम ने उस अधेड़ व्यक्ति को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्यों है? रणवीर सिंघानिया ने देखने के लिए मुड़े और पूछा, वह कौन है? आदित्य विक्रम ने कहा, वह व्यक्ति उस कर्मचारी का चाचा है जिसे मैंने नाराज किया था, जिसका नाम अध्यक्ष माधवराव है, इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल के एक नेता। मैं पहले विशेष रूप से उनसे मदद मांगने गया था लेकिन मुझे अशिष्टता से लौटा दिया गया था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनसे यहाँ मिलूंगा। अध्यक्ष माधवराव ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और जल्दी से आदित्य विक्रम को देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से उनके पास गए। ये देखकर आदित्य विक्रम घबरा गए। वह यहाँ क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उस दिन मुझे बाहर निकालने से ही संतुष्ट नहीं था और मुझे अपमानित करने के लिए विशेष रूप से यहाँ आया है? रणवीर सिंघानिया ने हंसी दबाई और खाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद अध्यक्ष माधवराव आदित्य विक्रम के पास पहुंचे। आदित्य विक्रम का चेहरा तनावपूर्ण था जब उन्होंने कहा, निदेशक माधवराव, मैं जानता हूं कि मैंने आपके भतीजे को नाराज किया है और आपको जो कुछ देखा वह पसंद नहीं आया। आपने पहले ही अपने कार्यालय में मुझे एक बार अपमानित किया है। यदि आप अभी भी नाराज हैं तो मुझे विशेष रूप से ढूंढने के लिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अध्यक्ष माधवराव ने आदित्य विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था जब उन्होंने कहा, निदेशक विक्रम, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं उस दिन कार्यालय में बहुत अशिष्ट था। मैंने अपनी गलती को गहराई से महसूस किया है और मैंने अध्यक्ष द्वारा मुझे दिए गए दोष को स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक मेरे भतीजे की बात है, अध्यक्ष ने उसे पहले ही निकाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि निदेशक विक्रम उदार होंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। आदित्य विक्रम हक्का बक्का रह गए। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे अध्यक्ष माधवराव कार्यालय में अहंकारी और अभिमानी थे, उनके साथ कुछ भी नहीं की तरह व्यवहार कर रहे थे। फिर भी अब वह इतनी विनम्रता और नम्रता से माफ़ी मांग रहे थे। इससे उन्हें संदेह हुआ कि क्या उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में अध्यक्ष माधवराव था। निदेशक माधवराव, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे अचानक माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आदित्य विक्रम ने संकोचपूर्वक पूछा। अध्यक्ष माधवराव और भी ज्यादा विनम्र हो गए। उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, निदेशक विक्रम, कृपया मेरा मजाक न बनाएं। मैं सचमुच नहीं जानता था कि आर्यांशु फॉर्मा का हमारे मंडल के अध्यक्ष के साथ इतना गहरा संबंध है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करता, भले ही इसमें मेरी जान चली जाती। हमारे अध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया है और अगर मुझे आपकी माफ़ी नहीं मिली तो मुझे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। मैं निदेशक विक्रम से एक मौका मांगता हूं। आदित्य विक्रम उलझन में दिखे और रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़े। रणवीर सिंघानिया बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। आदित्य विक्रम तुरंत समझ गए ये सब रणवीर सिंघानिया द्वारा पहले किए गए फ़ोन कॉल के कारण हुआ होगा। जब अध्यक्ष माधवराव ने आर्यांशु फॉर्मा और इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के बीच घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख किया तो उन्हें जरूर रणवीर सिंघानिया के अध्यक्ष के साथ संबंध का उल्लेख करना रहा होगा। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने तब अध्यक्ष माधवराव
से कहा, ठीक है मैं आपको माफ़ करता हूं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आर्यांशु फॉर्मा के लिए मंजूरी ठीक से संभाली जाए। अध्यक्ष माधवराव का चेहरा खुशी भरी मुस्कान में खिल उठा जब उन्होंने आदित्य विक्रम को कृतज्ञतापूर्वक नमन किया। निश्चिंत रहें निदेशक विक्रम, मैं व्यक्तिगत रूप से आर्यांशु फॉर्मा के लिए मंजूरी का ध्यान रखूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आगे कोई समस्या न हो। आदित्य विक्रम ने सिर हिलाया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष माधवराव ने सम्मानजनक भाव से कहा, मैं अब निदेशक विक्रम के भोजन में बाधा नहीं डालूंगा। मैं तुरंत मंजूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए वापस जाऊंगा। बाद में वह जगह से चले गए। आदित्य विक्रम ने जल्दी से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। श्रीमान अभ्युदय, वह फोन कॉल पहले क्या वह इंद्रप्रस्थ वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष को था? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरा उनके अध्यक्ष के साथ कुछ सहयोग है, इसलिए मैं एक शब्द डाल सकता था। आदित्य विक्रम के दिल में सदमा अवर्णनीय था। क्या वह सिर्फ एक शब्द डालना था? एक ही फोन कॉल ने अध्यक्ष को अपने अधीनस्थ को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए भेज दिया। रणवीर सिंघानिया के शब्दों को वे एक शाही आदेश मानते थे। उनकी नज़रें रणवीर सिंघानिया पर टिकी हुई थी। वे उन 3 समस्याओं के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें अकल्पनीय लग रही थी, लेकिन रणवीर सिंघानिया द्वारा इतनी लापरवाही से हल कर दी गईं। उनके भीतर अनायास ही गहरे सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। फिर उन्होंने रणवीर सिंघानिया की ओर हाथ जोड़े, पूरी ईमानदारी से कहते हुए, श्रीमान अभ्युदय, आप वास्तव में एक दिव्य पुरुष हैं। आपके अधीन काम करने में सक्षम होना मेरे पूर्वजों के 18 पीढ़ियों का संचित पुण्य है। रणवीर सिंघानिया ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब सारी समस्याएं हल हो गई हैं। अब से अपनी सारी ऊर्जा आर्यांशु फॉर्मा के विकास पर केंद्रित करो। आदित्य विक्रम ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई, घोषणा करते हुए, श्रीमान अभ्युदय, निश्चिंत रहें, आर्यांशु फॉर्मा को इंद्रप्रस्थ के व्यापारिक जगत में अपना स्थान सुरक्षित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। चलो जल्दी करो और खाते हैं। आदित्य विक्रम ने हंसी के साथ अपनी चॉपस्टिक उठाए और दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। भोजन के बाद आदित्य विक्रम आर्यांशु फॉर्मा के मामलों का ध्यान रखने के लिए चले गए, जबकि रणवीर सिंघानिया चौहान हवेली वापस जाने के लिए टैक्सी ली। पहुंचने पर वह आर्या सिंह के कमरे में गए, लेकिन पाया कि वह अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने अपने कमरे में वापस जाकर साधना करने का फैसला किया। तभी म्यू कंकिंग आंगन में दौड़ते हुए आए। रणवीर सिंघानिया को देखकर वह तेजी से उनके पास आए और बोली, भाई इन लो, तो आप यहीं थे, मैं अभी आपको फ़ोन करने वाली थी। रणवीर सिंघानिया ने मू किंकिंग की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ है? मू किंकिंग ने जवाब दिया, गुवान शियाओलिन ने मुझे फ़ोन किया, ये कहते हुए कि पिछली घटना के बाद उसे अपनी गलतियों का गहरा एहसास हुआ है। उसे लगता है कि उसे हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने मुझे एक बार में जाने के लिए आमंत्रित किया और जोर देकर कहा कि मैं आपको भी साथ ले आऊं। रणवीर सिंघानिया की भौहें चढ़ गईं। वह गुवान शियाओलिन इतने सारे लोगों के सामने एक कुत्ते की तरह काम करने और घुटने टेकने के बाद हमें दुश्मन नहीं मानती, इसके बजाय वह हमें मज़ा करने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। क्या वह वास्तव में इतनी उदार है? मू किंकिंग ने कहा, कौन जानता है, शायद उस दिन की घटनाओं के बाद उसे सच में आत्मज्ञान हुआ हो। भाई लो, मैं इतने लंबे समय से किसी बार में नहीं गई हूँ, मेरे साथ चलो। गुवान शियाओलिन के चरित्र को देखते हुए रणवीर सिंघानिया ने अनुमान लगाया कि यह लड़की ऐसी नहीं थी जो किसी नुकसान का सामना करने के बाद चीज़ों को जाने देती। अगर उसने मू किंकिंग को मज़ा करने के लिए आमंत्रित किया तो शायद कोई छिपा हुआ एजेंडा था। ये देखते हुए कि आर्या सिंह वापस नहीं आई थी और वह कल एक भेदन का प्रयास करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने सोचा कि एक रात की छूटी हुई साधना से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने सिर हिलाया, चलो चलते हैं। मू किंकिंग तुरंत खुशी खुशी दौड़कर आई, रणवीर सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया और चौहान हवेली के बाहर की ओर उनके साथ चलने लगी। कल्याण मार्ग। दुर्जय एक पतले दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक शानदार घर के सामने पहुंचा। उन्होंने अपार सम्मान के साथ बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा, आचार्य जयदेव, आपने जिस नागधारा का पता लगाया है वह वास्तव में इस शानदार घर के नीचे है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नागधारा घर के ठीक नीचे होनी चाहिए। कृपया आचार्य जयदेव मुझे इस नागधारा का उपयोग करके भेदन करने में मदद करें। आचार्य जयदेव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कान के साथ कहा, निश्चिंत रहें, आपके पिता ने पहले ही मुझसे बात कर ली है। हालांकि मुझे यहाँ नागधारा की गुणवत्ता के बारे में यकीन नहीं है, यह आपके भेदन में मदद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह जगह किसी और की है और नागधारा का उपयोग करके भेदन करना अत्यंत जटिल है। नागधारा से निकलने वाली शक्ति अनियंत्रित रूप से फैल सकती है और घर को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हम सीधे अंदर जाएंगे? दुर्जय ने मुस्कान के साथ कहा, आचार्य जयदेव, चिंता न करें, मैंने इस घर को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की है, अब यह मेरा है। अगर यह नष्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। आचार्य जयदेव ने अपनी भौहें उठाईं, ये घर काफ़ी प्रभावशाली लगता है, इसमें आपको अच्छी खासी रकम खर्च हुई होगी, है ना? दुर्जय ने जवाब दिया। आचार्य जयदेव, ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस हवेली को 30 अरब में खरीदा है।
यह मेरे लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। मुझे अपने पिता से कुछ पैसे मांगने पड़े और पर्याप्त पैसे इकट्ठा करने के लिए बैंक से कर्ज भी लेना पड़ा। लेकिन जब तक यह मुझे भेदन करने में मदद कर सकता है 30 अरब कुछ भी नहीं है। आचार्य जयदेव ने सिर हिलाया। एक बार जब किसी की शक्ति दिव्य लोक तक पहुंच जाती है तो प्रत्येक स्तर को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। साधना में भेदन की तुलना में 30 अरब वास्तव में तुच्छ है। दुर्जय ने उत्साहित चेहरे के साथ चाबियां निकालीं और हवेली के भव्य दरवाजे खोले। आचार्य जयदेव को अंदर ले गए। वे दोनों आंगन में पहुंचे। आचार्य जयदेव ने कहा, मुझे पहले नागधारा के सटीक स्थान की पुष्टि करने दो। सिद्धांत रूप में नागधाराएं हिल नहीं सकती, इसलिए एक बार स्थान निर्धारित हो जाने के बाद हमें भेदन करने के लिए नागधारा तक एक सुरंग खोदनी होगी। दुर्जय ने सिर हिलाया, तुरंत एक तरफ हट गया और आचार्य जयदेव को काम करने दिया। आचार्य जयदेव जमीन पर पद्मासन में बैठ गए और जैसे ही उनकी हथेलियों में शक्ति उमड़ी उन्होंने जटिल हस्त मुद्राएं बनाई, फिर जोर से जमीन पर थप्पड़ मारा। एक विशाल ऊर्जा चक्र पैटर्न उभरा। अदृश्य शक्तियां पृथ्वी में गहराई तक फैल गई नागधारा की स्थिति की तलाश में। लगभग 10 मिनट बाद आचार्य जयदेव ने अपनी आंखें खोलीं। दुर्जय तेजी से उनके पास आया और पूछा, आचार्य जयदेव ये कैसा है? आचार्य जयदेव का चेहरा धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गया और फिर उन्होंने बड़बड़ाया, नागधारा नीचे ये चली गई है। अपूर्व की आंखें चौड़ी हो गईं। गायब हो गया। आचार्य हुआनकोंग ने सिर हिलाया, वास्तव में ये काफी अजीब है। मेरी पिछली भविष्यवाणियों से संकेत मिला था कि यहाँ एक ड्रैगन वेन थी, तो अब ये कैसे गायब हो गई? अपूर्व के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसने तुरंत श्रौच कर दिया हो। उसने मन ही मन सोचा, तुम मुझसे मजाक मत करो, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ एक ड्रैगन वेन है, तभी तो मैंने यह आलीशान घर खरीदा था, लेकिन अब ये कैसे गायब हो गई? लेकिन चून की सामने वाला डिवाइन रेल्म के 5वें स्तर पर था। उसने खुले तौर पर बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल शांति बनाए रखने का नाटक कर सका। ये कहते हुए आचार्य हुआनकोंग, कृपया एक बार और ध्यान से देखें, क्या आपने इसे गलत तो नहीं समझा? आचार्य हुआनकोंग ये कहने ही वाले थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अपूर्व के चेहरे पर भाव देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़का मुझ पर संदेह कर रहा है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं? तो उन्होंने अपनी आवाज़ बदलकर कहा, मैं विशिष्टताओं पर स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इस घर में एक गुप्त मार्ग भूमिगत मिला है, चलो उसे देखने चलते हैं। अपूर्व ने तुरंत सिर हिलाया। दोनों तहखाने में गए और क्षेत्र का संक्षेप में अनुभव करने के बाद आचार्य हुआनकोंग ने एक तंत्र का पता लगाया और एक अलमारी के पीछे एक सुरक्षित दरवाजा पाया। ये देखकर अपूर्व ने अपनी हथेली सुरक्षित दरवाजे पर मारी और एक जोरदार आवाज के साथ एक डेंट बन गया, लेकिन वह खुला नहीं। ये दरवाजा किस चीज का बना है जो इतना मजबूत है? अपूर्व ने थोड़ा माथे पर बल डालकर कहा। उसने आचार्य हुआनकोंग की ओर सिर घुमाया, उन्हें कोशिश करने का इशारा किया, लेकिन आचार्य हुआनकोंग वहीं खड़े रहे, हिले भी नहीं। अपूर्व असमंजस में पड़ गया, फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, आचार्य हुआनकोंग, कृपया इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। मैंने ये घर पहले ही खरीद लिया है, इसलिए अगर दरवाजा टूट भी जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आचार्य हुआनकोंग ने तब अपना हाथ उठाया और एक बल छोड़ा, जिससे सुरक्षित दरवाजा तुरंत खुल गया। उसने अपूर्व की ओर देखा और सोचा, तुमने पहले मुझे ऐसे देखा जैसे मैं तुम्हें कोई ड्रैगन वेन का ऋणी हूं। अब मैं जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता, कहीं तुम बाद में मुझ पर बेईमानी का आरोप न लगा दो, वह परेशानी वाली बात होगी। दोनों गलियारे से उस कमरे तक गए जहां जोंगशुलू पहले था। कमरे में साजसज्जा और दीवार में बड़ा छेद देखकर आचार्य हुआनकोंग ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ पहले वाकई एक ड्रैगन वेन थी और यह जगह ड्रैगन वेन के सबसे करीब है। हालांकि यह अज्ञात है कि ड्रैगन वेन अचानक क्यों गायब हो गई। उसका निहितार्थ था कि उसकी पिछली भविष्यवाणियां गलत नहीं थीं। यहाँ वाकई एक ड्रैगन वेन थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई, इसलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा हूँ। अपूर्व ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और वह खुद से बड़बड़ाया, ये कैसे गायब हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस आलीशान घर के पिछले मालिक ने चुपके से ड्रैगन वेन को हटा दिया हो? इस विचार के साथ उसने तुरंत अपना फोन निकाला और जोंग जिन्याओं को ड्रैगन वेन और गुप्त कक्ष के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। जोंग जिन्याओं ने सच्चाई से उसे बताया कि जोंगशुलू ने वास्तु ज्योतिष खजाने की जगह की पहचान करने के लिए एक गुरु को काम पर रखा था और फिर जीवन बढ़ाने के लिए वहां एक गुप्त कक्ष बनवाया था। उसने तब बताया कि उसे नहीं पता था कि ड्रैगन वेन क्या होती है, बस इतना जानती थी कि वह जगह असाधारण थी, लेकिन अपूर्व द्वारा बताई गई ड्रैगन वेन के गायब होने का उससे कोई लेना देना नहीं था। अपूर्व की आवाज में कुछ उन्माद आ गया, ये कैसे संभव है कि तुम्हें पता न हो? यहाँ की ड्रैगन वेन जरूर तुमने ले ली होगी, यह एक जाल है जो तुमने मेरे लिए बिछाया है। तुमने जानबूझकर मुझे यह आलीशान घर बेचा और हस्तांतरण से पहले तुमने ड्रैगन वेन को हटा दिया। तुम धोखेबाज, मुझे मेरा पैसा वापस दो। जोंग जिन्याओं ने चिड़चिड़ाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमने एक वैध संपत्ति का सौदा किया था और आलीशान घर का मूल्य ही 20 अरब से अधिक है। तुमने ही 30 अरब का भुगतान करने पर जोर दिया था, इसलिए कृपया अनुचित परेशानी मत पैदा करो। उसके बाद उसने फोन काट दिया। अपूर्व गुस्से और निराशा से भरा तुरंत वापस कॉल करने की कोशिश की,
आचार्य हुआनकोंग ने उसे रोकते हुए कहा, अगर वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है तो उसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह शायद वाकई नहीं जानती कि क्या हो रहा है। अपूर्व ने बेसब्री से कहा, लेकिन जब उसने मुझे ये जगह बेची थी तब भी ड्रैगन वेन यहाँ थी और इसे बेचने के बाद ये गायब हो गई। वह अकेली ही है जो इसे ले जा सकती थी। आचार्य हुआनकोंग ने जवाब दिया, तुम बहुत सरल सोच रहे हो। एक ड्रैगन वेन पृथ्वी की नसों से जुड़ी होती है। क्या तुम्हें पता है कि एक ड्रैगन वेन को हटाना कितना मुश्किल है? वर्तमान में मैं केवल 2 तरीकों को जानता हूं जिससे एक ड्रैगन वेन को हटाया जा सकता है। एक तो प्राचीन अमर कौशल का उपयोग करके ड्रैगन वेन को भूमिगत से निकालना है, लेकिन अमर तो कब के गायब हो चुके हैं, इसलिए यह संभावना न के बराबर है। ड्रैगन वेन्स संवेदनशील होते हैं और कुछ विशेष रूप से शक्तिशाली ड्रैगन वेन्स स्वयं पृथ्वी से मुक्त हो सकते हैं और अपना स्थान बदल सकते हैं, उसने कहा। दूसरा तरीका जो मैं प्रस्तावित कर रहा हूं वह यह है कि जब वे ज़मीन से खुद को मुक्त कर ले तब उन्हें पकड़ लिया जाए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बहुत संभव है कि यहाँ की पृथ्वी की नसें इतनी शक्तिशाली हो गई हों कि वे पृथ्वी के बंधनों से मुक्त होकर इस जगह को छोड़ गई हों। ये बस हमारा दुर्भाग्य है कि हम गलत समय पर आए और इसे चूक गए। अपूर्व रोने जैसी हालत में था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। फिर उसने दीवार में टूटे हुए छेद की ओर इशारा किया, तो ये छेद किसने बनाया? आचार्य हुआनकोंग ने अपूर्व को यह विश्वास दिलाने के लिए कि ड्रैगन वेन भाग गई थी और खुद को किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए गंभीरता से कहा, यह तब हुआ होगा जब ड्रैगन वेन मुक्त होकर निकली। ये वाकई एक संभावना थी, वह सिर्फ यह मनगढ़ंत नहीं कर रहा था। अपूर्व का दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया क्योंकि वह बड़बड़ाया, तो मेरे 30 अरब बस बर्बाद हो गए। आचार्य हुआनकोंग ने अपूर्व के कंधे पर हाथ फेरा। ड्रैगन वेन्स में लाभ की तलाश करने और नुकसान से बचने की प्रवृत्ति होती है। शायद उसने महसूस किया कि तुम उसे भेदने की योजना बना रहे थे, इसलिए वह पहले ही निकल गई। ये सिर्फ बुरा भाग्य है। सकारात्मक पक्ष को देखो, कम से कम तुम्हें ये शानदार हवेली मिल गई है ना। मुझे और भी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। बोलने के बाद आचार्य हुआनकोंग जल्दबाजी में चले गए। अपूर्व ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और आकाश की ओर गरजते हुए देखा, धिक्कार है देवताओं, मुझे मेरे 30 अरब वापस दो। वियना बार मेधावी रणवीर सिंघानिया का हाथ पकड़े हुए खुशी खुशी अंदर की ओर कूद रही थी, बहुत खुश दिख रही थी। रणवीर सिंघानिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरा हाथ छोड़ देना चाहिए। लोग सोचेंगे कि तुम मेरी प्रेमिका हो और तुम्हें आकर्षित करने का मौका नहीं मिलेगा। मेधावी ने गर्व से सिर उठाया और कहा, मैं अपने जीजा का हाथ पकड़े हुए हूँ। क्या यह अनुमति नहीं है? उन्हें गलतफहमी होने दो अगर वे चाहते हैं। वैसे भी यहाँ आने वाले लड़के या तो समुद्री राजा होते हैं या बदमाश। मैंने कभी ऐसी जगह पर प्रेमी ढूंढने की योजना नहीं बनाई। अगर मुझे चुनना होता तो मैं तुम्हारे जैसा कोई ढूंढती जीजा। रणवीर सिंघानिया को असहाय महसूस हुआ, ये सोचकर कि हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों बार काउंटर पर पहुंचे तभी मानवी शर्मा, जो काले चुस्त दुरुस्त ऑफ शोल्डर ड्रेस और ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए थी, वहां आए। उसका क्लीवेज आंशिक रूप से खुला था और उसकी चाल में आकर्षण भरा था। उसके गले में बंधी छोटी सी घंटी ने बार में कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। वह रणवीर सिंघानिया और मेधावी के पास मुस्कान के साथ आई, तुम लोग आ गए, मैंने वहां एक बूथ आरक्षित किया है, आओ और बैठो। तीनों आगे बढ़े और बूथ के सामने बैठ गए। रणवीर सिंघानिया ने मानवी शर्मा की ओर सीधे देखते हुए पूछा, ये देखते हुए कि हमने तुम्हें सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने और कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया था, तुम्हें हमसे रंजिश रखनी चाहिए। इसके बजाय तुमने हमें बार में आमंत्रित किया है। तुम्हारे इरादे सीधे नहीं हो सकते। मानवी शर्मा का भाव ये सुनकर सख्त हो गया। फिर उसने खुले तौर पर कहा, तुम सही हो। मेधावी का चेहरा ठंडा पड़ गया, तो ये सच है मानवी शर्मा, मुझे पता था कि तुम किसी काम की नहीं हो। मानवी शर्मा ने जल्दबाजी में कहा, मेरा एक और उद्देश्य है, लेकिन कृपया गलतफहमी मत करना। उसने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और कहा, कारण यह है कि मैंने मेधावी को यहाँ लाने के लिए कहा था कि मैं तुमसे, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ? रणवीर सिंघानिया निरुत्तर था। नाटक करना बंद करो। तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? मानवी शर्मा उठी और रणवीर सिंघानिया के दूसरी ओर बैठ गई। दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ी, लगभग उससे चिपक गई और याचना भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं गंभीर हूँ। उसका भाव शर्मा गया। जब तुमने मुझे उस दिन घुटने टेकने और भौंकने पर मजबूर किया तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। मैं उस भावना को घर जाकर भी नहीं भूल पाई। मैं हमेशा इसे कुछ और बार आजमाना चाहती थी। मुझे लगता है कि यह मेरा असली रूप है। क्या तुम मेरे आचार्य बनोगे? रणवीर सिंघानिया ने रिया को अविश्वास से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रिया की ऐसी अजीब सनक होगी। निशा की आंखें भी खुली रह गईं। रिया, तुम इतनी विकृत कैसे हो सकती हो? रिया ने शर्म से कहा, क्या इसे विकृत माना जाता है? मैं बस उस भावना को फिर से अनुभव करना चाहती हूँ। फिर उसने खुद को रणवीर सिंघानिया से सटा लिया और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। गंभीरता से बोली, क्या तुम मुझसे वादा करोगे? कृपया जब तक तुम सहमत हो जाते हो मैं व्यवहार कुशल रहूंगी और भविष्य में तुम मुझसे जो कुछ भी कहोगे वह करूंगी।
निशा ने घृणा से देखते हुए कहा, अरे मेरे जीजाजी से दूर हटो, उसके पास पहले से ही मेरी चचेरी बहन है, वह तुम्हें अपनी प्रेमिका क्यों बनाएगा, और वैसे भी तुम इतनी विकृत हो कि मेरे जीजाजी तुम पर विचार भी नहीं करेंगे। रणवीर सिंघानिया ने भी रिया को दूर धकेल दिया और कहा, मैं तुम्हारी प्राथमिकताओं पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। यदि तुम उस तरह का आनंद लेना चाहती हो तो तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। रिया का चेहरा तुरंत निराशा से भर गया और उसने रणवीर सिंघानिया की गर्दन के चारों ओर से अपनी बाहें हटा लीं। न तो रणवीर सिंघानिया और न ही निशा ने ध्यान दिया जब रिया ने अपना हाथ हटाया। उसने चुपके से रणवीर सिंघानिया के कॉलर से बाल का एक तागा ले लिया। रिया एक व्यथित अभिव्यक्ति के साथ रणवीर सिंघानिया के सामने बैठ गई। वास्तव में यह संभव नहीं है, मैं वास्तव में अच्छी व्यवहार वाली हूँ। रणवीर सिंघानिया ने एक कठोर मुस्कान के लिए मजबूर किया और कहा, मैं सुझाव देता हूं कि तुम एक मनोवैज्ञानिक से मिलो, इस तरह की प्राथमिकताएं बहुत सामान्य नहीं हैं। रिया ने आह भरी चीख है, लेकिन हम आज भी एक साथ पी सकते हैं ना। रणवीर सिंघानिया ने सोचा था कि रिया ने उन्हें बदला लेने के इरादे से बुलाया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पिछली घटना के कारण उसमें ऐसी अजीब सनक पैदा हो गई होगी। जब तक उसका कोई बुरा इरादा नहीं था तब तक कुछ पे पीना कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया, कुछ पे चीख होना चाहिए। वे तीनों एक साथ बैठकर पी रहे थे। हालांकि बार जीवंत था, रिया के पहले के शब्दों के कारण उनकी मेज पर माहौल कुछ हद तक अजीब रहा। बहुत देर बाद रिया, जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, ने किसी को उसे लेने के लिए बुलाया। रिया को हटा दिए जाने के बाद रणवीर सिंघानिया और निशा भी सिंह हवेली के लिए वापस चले गए। निशा हल्के नशे में और गाल लाल रणवीर सिंघानिया की बांह पर झुक गई और पूछा, जीजाजी भले ही रिया थोड़ी विकृत है, जब उसने आपको अपना मालिक बनने के लिए कहा तो क्या आप थोड़ा भी नहीं ललचाए थे? रणवीर सिंघानिया ने दृढ़ता से कहा, मैं कैसे ललचा सकता था, मेरा दिल केवल तुम्हारी चचेरी बहन के लिए है। हाँ जरूर, तुम सभी पुरुषों को दूसरों को नियंत्रित करने और आदेश देने की भावना पसंद है, तुम बस जुबान से बोल रहे हो। लेकिन तुम और मेरी चचेरी बहन आज रात भी वह खेल खेल सकते हो, तुम उसकी गर्दन में एक घंटी बांध सकते हो। ही निशा ने एक नशेड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। रणवीर सिंघानिया ने असहाय देखा और निशा को उसके कमरे की ओर ले गए। रिया का षड्यंत्र। एक आलीशान विला के अंदर रिया एक सोफे पर ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बैठ गई और फिर ध्यान से उस बाल के तागे को निकाला जो उसने रणवीर सिंघानिया से लिया था। उसे धीरे से एक कागज के टुकड़े से लपेट दिया। धिक्कार है, तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें अपना मालिक बनने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहती थी? वह तो बस तुम्हारे बाल लेने का बहाना था। हालांकि मेरा रिया परिवार यहाँ इंद्रप्रस्थ में केवल सिंह राजवंश के समान है, जो वर्षों से केवल हमारे व्यवसाय के लिए जाना जाता है। मुझे शर्त है कि आप में से कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मेरे परदादा दिव्य क्षेत्र के एक महान विशेषज्ञ हैं, जिनके पास केवल किसी के बालों से शापवध करने का असाधारण कौशल है। पिछली बार एकांतवास में जाने से पहले परदादा ने कहा था कि बाहर आने के बाद वह दिव्य क्षेत्र के तीसरे रैंक पर पहुंच जाएंगे, जिससे उनका शापवध कौशल और भी अधिक भयानक हो जाएगा। समय को देखते हुए परदादा का एकांतवास लगभग समाप्त हो रहा होगा। जब वह बाहर आएंगे तो मैं इस कमीने रणवीर सिंघानिया के बाल उन्हें सौंप दूंगी और इस आदमी को चुपचाप मरने दूंगी ताकि मेरी नफरत शांत हो सके। रिया के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई जब उसने रणवीर सिंघानिया के बाल दूर रखे, फिर अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। आज रात आ जाओ, मैंने हाल ही में कुछ नए स्वाद हासिल किए हैं, हम कुछ अलग खेलने जा रहे हैं। आर्या सिंह की नाराजगी। निशा को उसके कमरे में वापस ले जाने के बाद रणवीर सिंघानिया आर्या सिंह के आंगन में लौट आए। ये देखकर कि आर्या सिंह के कमरे में रोशनी थी, वह मुस्कुराते हुए चला गया, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर के किनारे बैठी आर्या सिंह अपने फोन से खेल रही थी। रणवीर सिंघानिया को अंदर आते देखकर उसने बिना बोले केवल एक बार उस पर नजर डाली। रणवीर सिंघानिया ने मुस्कान के साथ पूछा, आज दोस्तों के साथ तुम्हारा रात का खाना कैसा रहा, क्या तुमने मजा किया? आर्या सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया, ये ठीक था, बस कुछ दोस्त जिन्हें मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। मैं यह नहीं कह सकती कि यह विशेष रूप से मजेदार था या नहीं। रणवीर सिंघानिया ने महसूस किया कि आर्या सिंह थोड़ी नाखुश लग रही थी। वह पास गया, उसके बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पूछा, क्या हुआ? मुझे यह मत बताओ कि उन्होंने तुम्हें तंग किया। उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं अपची शोधन चौथे स्तर की विशेषज्ञ हूँ। अगर कुछ भी होता है तो मैं उन्हें तंग करने वाली होती, साथ ही मैं सिंह राजवंश की अत्यंत सम्मानित युवा महिला हूं, कौन मुझे तंग करने की हिम्मत करेगा? उसने जानबूझकर सिंह राजवंश की अत्यंत सम्मानित युवा महिला शब्दों पर जोर दिया, यहां तक कि थोड़ी दांत पिसती हुई भी लग रही थी। भ्रमित होकर रणवीर सिंघानिया ने पूछा, वास्तव में? आर्या सिंह ने जवाब दिया, वास्तव में। ठीक है, मैं अब खेती करना चाहती हूं, इसलिए तुम चले जाओ तो बेहतर है। जैसे ही उसने बात की, आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को दरवाजे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। रणवीर सिंघानिया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आर्या सिंह के कमरे से निकलकर अपने कमरे में लौट आए। कमल के बीज कहाँ हैं? वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। पृथ्वी
नस वाले जेड बॉक्स को फिर से बाहर निकाला और अपनी सफलता के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि पृथ्वी नस के भीतर समाहित शक्ति मेरे लिए स्वर्ण गर्भ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है, सुरक्षा के लिए मुझे अभी भी कुछ अन्य स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं को तैयार करने की आवश्यकता है, बस अगर कुछ हो जाए। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी ताई जुड़वां कमल के बीज हैं जिनकी समाहित शक्ति भी अत्यंत शुद्ध है। इन दोनों चीज़ों के साथ मेरी सफलता में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस विचार के साथ उसने दिव्य सृजन मोती से बीजों को बाहर निकालने की योजना बनाई। उसने बीजों को खोजने के लिए दिव्य सृजन मोती के अंदर अपनी दिव्य चेतना को छोड़ा। दिव्य सृजन मोती के अंदर की आंतरिक जगह की सुविधा के कारण रणवीर सिंघानिया ने पहले से ही कई चीजें अंदर रख दी थी, जिनमें से अधिकांश को वहीं भर दिया था। इसलिए आंतरिक जगह थोड़ी अव्यवस्थित लग रही थी। हालांकि रणवीर सिंघानिया की दिव्य चेतना अंतरिक्ष के भीतर सब कुछ तुरंत महसूस कर सकती थी और उसे जो चाहिए था उसे बाहर निकाल सकती थी। इस बार हालांकि दिव्य सृजन मोती की आंतरिक जगह में सभी वस्तुओं को महसूस करने के बाद वह अचानक जम गया। थोड़ी देर बाद वह खुद से बड़बड़ाया, मेरे कमल के बीज कहाँ हैं? ये सोचते हुए कि उसने शायद इसे गलत समझा है, उसने अपनी दिव्य चेतना से फिर से सावधानीपूर्वक जांच की, फिर भी बीज कहीं नहीं मिले। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चिल्लाया, क्या उन बीजों को दिव्य सृजन मोती ने निगल लिया होगा? क्या ऐसा हो सकता है? वे पूरे 21 बीज थे, 1000 वर्षीय अमृत से कहीं अधिक मूल्यवान। रणवीर सिंघानिया को अचानक ऐसा लगा जैसे उनका दिल खून बह रहा हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारे 1000 वर्षीय अमृत को निगलने के बाद ये पर्याप्त होगा। मैंने बीजों को संग्रहित करते समय एक जेड बॉक्स में नहीं रखा था, कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उन्हें भी खराब कर दोगी। मुझे उन बीजों को अपने साथ रखना चाहिए था। रणवीर सिंघानिया शिकायत किए बिना नहीं रह सका। और पिछली बार जब तुमने 1000 वर्षीय अमृत को निगला था तो कम से कम तुमने आंतरिक जगह को जारी किया था, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तभी दिव्य सृजन मोती की आंतरिक जगह के भीतर से खांसी की आवाज आई। अध्याय 379 दिव्य वस्तु आत्मा। रणवीर सिंघानिया चौंक गए ये सोचकर कि कोई उनके कमरे में घुस आया है और उन्होंने तुरंत चारों ओर देखने के लिए सिर घुमाया, लेकिन उनके अलावा कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसकी बार बार पुष्टि करने के बाद उन्होंने अपनी नज़र दिव्य सृष्टि रत्न पर वापस घुमाए और सावधानी से पूछा, क्या वह अभी जो खांसी थी वह तुमने की थी? दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ मैंने ही की थी। आवाज़ तीखी और थोड़ी अपरिपक्व थी, उसका लिंग अस्पष्ट था। रणवीर सिंघानिया को यह उम्मीद नहीं थी कि दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर वास्तव में एक सत्ता होगी जो उन्हें जवाब देगी, और वह इतने डर गए कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़े गहरे लाल रंग के मनके को लगभग फेंक ही दिया। तुम कौन हो? तुम दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर क्यों हो? रणवीर सिंघानिया की नसें तुरंत तंग गईं। वह जानते थे कि एक जादुई वस्तु जीवित चीज़ों को संग्रहित नहीं कर सकती, और अब जबकि कोई दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर से बोल रहा था तो केवल दो ही संभावनाएं थीं। एक ये कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली था कि वे एक जादुई वस्तु के भीतर जीवित रह सकते थे, या जिससे वह बात कर रहे थे वह बिल्कुल भी इंसान नहीं था। दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर की आवाज़ फिर से बोली, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अभी के लिए तुम मुझे इस दिव्य सृष्टि रत्न की दिव्य वस्तु आत्मा मान सकते हो। दिव्य वस्तु आत्मा। रणवीर सिंघानिया चकित रह गए और फिर उनके हृदय में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। प्राचीन काल से केवल एक ही प्रकार की चीज़ दिव्य वस्तु आत्मा उत्पन्न कर सकती थी, और वह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट थी जिसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। क्या तुम कह रहे हो कि दिव्य सृष्टि रत्न एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है? रणवीर सिंघानिया ने मुश्किल से निगला दिव्य वस्तु आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ। रणवीर सिंघानिया ने पूछा, लेकिन अब तक ये जानने के अलावा कि दिव्य सृष्टि रत्न में एक आंतरिक स्थान है, मुझे इसके कोई अन्य कार्य नहीं मिले हैं। क्या एक डिवाइन आर्टिफैक्ट में सभी प्रकार की अप्रत्याशित शक्तियां नहीं होनी चाहिए? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, मुझे बहुत गंभीर क्षति हुई है और मैं बिखरने की कगार पर हूँ। कई वर्षों से मैं नींद की स्थिति में हूँ, और यह वे आत्मिक वस्तुएं थीं जिन्हें तुमने दिव्य मनके के अंदर रखा था जिसने मुझे जगाया। रणवीर सिंघानिया समझ गए। उन्होंने सोचा था कि अगर दिव्य सृष्टि रत्न वास्तव में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट थी तो उसे इतना साधारण नहीं दिखना चाहिए था, तो ये गंभीर क्षति के कारण था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य सृष्टि रत्न ने सहस्रवर्षीय अमृत और कमल के बीज की शक्ति को अनजाने में क्यों सोख लिया था। ये जागने के लिए था। उनके मन में कई सवाल थे और उन्होंने पूछा, तुम्हें इतनी बुरी तरह से क्षति क्यों हुई? किसने तुम्हें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को इस स्थिति में पहुंचाया? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पूरी नहीं हूं और मेरी बहुत सी यादें गायब हैं। तभी रणवीर सिंघानिया ने महसूस किया कि दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर मौजूद ताम्र पट्टिका हिल रही थी जो अदृश्य शक्तियों से घिरी हुई थी। मुझे लगता है कि यह वस्तु मुझसे संबंधित प्रतीत होती है। क्या तुमने इसे यहाँ रखा था? दिव्य वस्तु आत्मा ने पूछा। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। दिव्य वस्तु आत्मा ने फिर पूछा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तभी रणवीर सिंघानिया को एहसास हुआ कि चूंकि दिव्य वस्तु आत्मा दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर छिपी हुई थी और वह अपनी दिव्य संवेदन के माध्यम से उससे संवाद कर रहे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें अभी देख नहीं
सकती थी। वह खुद पर हंसे फिर बोले, हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार कुल 3 दिव्य सृष्टि रत्न हैं और ये ताम्रपट्टिका अन्य 2 दिव्य सृष्टि रत्न को खोजने के लिए है। दिव्य वस्तु आत्मा ने बुदबुदाया, मैं समझ गई। रणवीर सिंघानिया की आंखें घूम गईं क्योंकि उन्हें याद आया कि उनके पिता अभय सिंघानिया ने ही उन्हें दिव्य सृष्टि रत्न की तलाश करने के लिए कहा था। शायद दिव्य वस्तु आत्मा और उनके पिता के बीच कोई संबंध था, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या तुम अभय सिंघानिया नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानती। रणवीर सिंघानिया ने फिर पूछा, तो क्या तुम जानती हो कि द्विलोक नगर कहाँ है? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, मैं नहीं जानती। रणवीर सिंघानिया को थोड़ा असहाय महसूस हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है फिर। दिव्य वस्तु आत्मा ने तब कहा, मेरी यादें खंडित हैं। यदि तुम मुझे अन्य 2 दिव्य सृष्टि रत्न लाने में मदद कर सकते हो तो शायद मुझे उस व्यक्ति और स्थान की याद आ जाएगी जिसका तुमने उल्लेख किया। रणवीर सिंघानिया को भी लगा कि यह अत्यधिक संभव है और उन्होंने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं पहले से ही अन्य 2 दिव्य सृष्टि रत्न की तलाश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि एक दिन तुम फिर से पूरी हो जाओगी। दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, धन्यवाद। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, ये सोचकर कि दिव्य वस्तु आत्मा काफी विनम्र थी। उन्होंने सोचा कि एक पूरी तरह से बहाल दिव्य वस्तु आत्मा की मानसिक आयु एक इंसान की तुलना में कितनी होगी। तभी उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, पहली बार जब तुमने सहस्रवर्षीय अमृत को सोखा था तो तुमने दिव्य सृष्टि रत्न के आंतरिक स्थान को मुक्त कर दिया था जिससे मैं चीज़ों को अंदर रख सका। वह जानबूझकर नहीं था, क्या ऐसा था? क्या तुम बस मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट को अंदर रखने का इंतजार कर रही थी? दिव्य वस्तु आत्मा हल्की सी खांसी, थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन फिर भी ईमानदारी से कहा, हाँ, मैं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी और ठीक होने का एकमात्र तरीका वही था। फिर उसने कहा, मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारे पास शक्ति का एक बहुत समृद्ध और शुद्ध स्रोत है। क्या तुम मुझे उसे सोखने दे सकते हो? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी कई चोटें ठीक हो जाएंगी और मेरे कुछ कार्य भी बहाल हो जाएंगे। रणवीर सिंघानिया की नज़र तुरंत नागधारा वाले दिव्य रत्न मंजूषा पर पड़ी, फिर उन्होंने उसे थोड़ा और दूर हटा दिया, ये कहते हुए, ऐसा नहीं होगा, मुझे इसकी ज़रूरत स्वर्ण केंद्र स्तर में अपने भेदन के लिए है। अगर तुम इसे सोख लेती हो तो कौन जानता है कि मैं कब भेदन कर पाऊंगा। दिव्य वस्तु आत्मा क्रोधित नहीं हुई और कहा, ठीक है। तब उसके बाद रणवीर सिंघानिया ने दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर बहती मोटी धुंध में कुछ बदलाव महसूस किए और जल्द ही उनकी दिव्य संवेदन में एक छोटा अमृत दिखाई दिया। उन्होंने भ्रमित होकर देखा और पूछा, यहाँ अचानक अमृत कैसे प्रकट हुआ? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, ये तुम्हें जगाने के लिए धन्यवाद है। उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ भी स्थापना स्तर के दौरान सफलतापूर्वक स्वर्ण केंद्र बनाने की संभावना केवल 60% होती है। इस अमृत को आत्मिक संघनन गोली कहा जाता है, जिसे लेने पर 100% सफलता दर की गारंटी मिलती है। रणवीर सिंघानिया की आंखें चमक उठी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य वस्तु आत्मा के पास ऐसी अच्छी चीज छिपी होगी। फिर भी जल्दी से उनका ध्यान अमृत से हट गया। उन्होंने पूछा, यह अमृत मोटी धुंध से बाहर भेजा गया था? क्या इसका मतलब यह है कि दिव्य सृष्टि रत्न का आंतरिक स्थान वास्तव में विशाल है और मैं बस धुंध से ढके हुए क्षेत्रों को देख नहीं पा रहा हूं? दिव्य वस्तु आत्मा ने कहा, हाँ, दिव्य सृष्टि रत्न का संपूर्ण आंतरिक स्थान तुम्हारी कल्पना से परे है। इसके अलावा इसमें मेरे पिछले गुरु द्वारा छोड़े गए अनंत खजाने हैं और उनमें से यह आत्मिक संघनन गोली सिर्फ एक मामूली चीज है। रणवीर सिंघानिया की आंखें फटी रह गईं, इतना बड़ा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता वह कितना बड़ा हो सकता है, और उसके भीतर एक अंतहीन खजाना है जिसमें आत्म संघनन गोली को मात्र एक शकरकंद माना जाता है। इसने तुरंत रणवीर सिंघानिया के भीतर उत्साह पैदा कर दिया। विरासत अभिलेख की यादों के साथ वह स्वाभाविक रूप से आत्म संघनन गोली के अस्तित्व से अवगत था। खेती की दुनिया में ऐसे अमृत अत्यधिक मूल्यवान आध्यात्मिक औषधियां थे जिन्हें अक्सर इतना मांगा जाता था कि वे अनगिनत स्थापना विशेषज्ञ को उनके लिए हताश होकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आखिरकार आत्मा संघनन गोली के साथ स्वर्ण गर्भ क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग निश्चित होगा। आत्म संघनन गोली का शिल्प बेहद जटिल था, जिसके लिए सहायक सामग्री के लिए ही दर्जनों हजार वर्षीय अमृत की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि रणवीर सिंघानिया ने गोली को ठोस करने में सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए एक बनाने पर विचार नहीं किया था। आखिरकार पृथ्वी के वर्तमान वातावरण के साथ आत्म संघनन गोली के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना असंभव होगा। फिर भी इतनी उच्च मूल्य वाली आत्म संघनन गोली दिव्य सृजन मोती के खजाने के भीतर केवल बच्चों का खेल थी, जो एक शकरकंद से अधिक कुछ नहीं थी। इसने निश्चित रूप से रणवीर सिंघानिया को बहुत उत्साहित किया और वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि खजाने के भीतर किस तरह के खजाने थे। लेकिन जल्द ही उसने कुछ सोचा और पूछा, चूंकि तुम्हारे अंदर इतने सारे खजाने हैं, आत्म संघनन गोली जैसे अमृत निश्चित रूप से बहुतायत में है। तुम खुद को ठीक करने के लिए अमृत की शक्ति को क्यों नहीं सोख लेते? ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करने की कोशिश करूंगा, रणवीर सिंघानिया ने कहा। वैसे आत्म संघनन गोली के लिए धन्यवाद। तुम्हारे पिछले मालिक का नाम क्या था? कलाकृति आत्मा ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है।
मुझे बस इतना याद है कि वे एक बहुत शक्तिशाली और महान प्राणी थे। रणवीर सिंघानिया को अपने दिल में जिज्ञासा को दबाना पड़ा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? कलाकृति आत्मा ने जवाब दिया, मुझे नहीं है। रणवीर सिंघानिया ने कहा, तो अब से मैं तुम्हें छोटी लिंग कहूंगा। भले ही तुम एक कलाकृति आत्मा हो, तुम्हारी बुद्धि कम नहीं है और मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में मानूंगा। छोटी लिंग ने जवाब दिया, धन्यवाद। उसके बाद रणवीर सिंघानिया ने बात करना बंद कर दिया और जल्दी से खेती की स्थिति में प्रवेश कर लिया। हालांकि छोटी लिंग ने कमल के बीज निगल लिए थे, छोटी लिंग द्वारा दी गई आत्मसंघनन गोली निश्चित रूप से उन 21 कमल के बीजों से कहीं अधिक मूल्यवान थी और रणवीर सिंघानिया की सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा दिया। इसलिए वह अभी भी काफी अच्छे मूड में था। एकमात्र चीज जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि दिव्य सृजन मोती एक दिव्य कलाकृति निकला, अधूरा और बहुत क्षतिग्रस्त, लेकिन इसने रणवीर सिंघानिया के दिल में सदमे को कम नहीं किया। उसने उस क्षण की सूक्ष्मता से प्रतीक्षा करना भी शुरू कर दिया जब वह तीनों दिव्य सृजन मोती को इकट्ठा करेगा और उन्हें पूरी ताकत से बहाल करेगा। सफलता की तैयारी। अगली सुबह रणवीर सिंघानिया ने आर्या सिंह को ढूंढा और उसे बताया कि वह एक सफलता प्राप्त कर रहा है जिसमें लंबा या छोटा समय लग सकता है और उसे मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए कहा। फिर वह अपने कमरे में लौट आया और वहां एक सुरक्षा मुहर स्थापित की। स्थापना से स्वर्ण गर्भ में संक्रमण निश्चित रूप से एक शांत मामला नहीं होगा। अग्रिम में सुरक्षात्मक उपाय किए बिना सिंह हवेली को सफलता के दौरान विविधताओं से संभावित रूप से नष्ट किया जा सकता था। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद रणवीर सिंघानिया ने कमरे में फर्नीचर को देखा, थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर सीधे उसे दिव्य सृजन मोती के अंदर संग्रहित कर दिया। जल्द ही कमरा खाली था जिसमें रणवीर सिंघानिया के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, चार दीवारों के साथ अकेला। सफलता पूरी होने के बाद मैं इसे वापस रख दूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर सिंघानिया कमरे के केंद्र में बैठ गया, आत्मसंघनन गोली को बाहर निकाला और उसे निगल लिया। फिर उसने एक जेड बॉक्स निकाला, उसे खोला और एक जादू किया। पृथ्वी नस का सार लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खेती पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके दांतियान में शुद्ध ऊर्जा की धाराएं इकट्ठा होना शुरू हो गईं और जल्द ही उसके भीतर एक छोटा बवंडर दिखाई दिया। ये गोली को ठोस करने की प्रारंभिक प्रक्रिया थी। एक बार जब बवंडर पूरी तरह से स्वर्ण गर्भ में संघनित हो गया तो रणवीर सिंघानिया आधिकारिक तौर पर स्वर्ण गर्भ क्षेत्र में कदम रखेगा। हालांकि अन्य साधकों के विपरीत जो केवल एक स्वर्ण गर्भ बनाते थे, रणवीर सिंघानिया के शरीर में पहला बवंडर दिखाई देने के तुरंत बाद दूसरा धीरे धीरे उभरा, उसके बाद तीसरा, चौथा स्वर्ण गर्भ का उदय आधे महीने बाद। सिंह हवेली के ऊपर आकाश में एक घना बादल भारी लटका हुआ था जिसमें गरज की लगातार आवाज थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण सिंह हवेली पर नीचे दब सकता था। सिंह राजवंश के सदस्य सभी बेचैन और बेहद चिंतित थे। केवल आर्या सिंह जानती थी कि रणवीर सिंघानिया अपनी सफलता में एक महत्वपूर्ण क्षण में था। वह रणवीर सिंघानिया के कमरे के बाहर भाग गई, उसकी स्थिति की जांच करने की योजना बना रही थी। जैसे ही वह उसके कमरे के 10 मीटर के भीतर आए, एक भयानक दबाव ने उसे घेर लिया जिससे उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे एक और कदम आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अपना होंठ काट लिया, यह महसूस करते हुए कि उसकी महत्वपूर्ण ताकत के साथ भी वह रणवीर सिंघानिया के कमरे के पास नहीं जा सकती थी। ऐसा लगा कि उसके और रणवीर सिंघानिया के बीच ताकत का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा और चुपचाप रणवीर सिंघानिया के अपनी सफलता पूरी करने का इंतजार करना पड़ा। दोपहर तक आकाश में काले बादल अचानक छितरा गए और सूरज की अनगिनत किरणें बादलों के माध्यम से छेदी गईं। सिंह हवेली पर चमक रही थी जिससे आसपास का क्षेत्र एक अमर क्षेत्र जैसा लग रहा था, काफी असाधारण। बहुत देर बाद नहीं, आकाश में बादल पूरी तरह से छितरा गए थे। जो मौसम कभी अंधेरा और दमनकारी था वह बादल रहित विस्तार को प्रकट करने के लिए साफ हो गया। रणवीर सिंघानिया जमीन पर बैठा था, उसका ऊपरी शरीर अब और ढका नहीं था और सुनहरी रोशनी की धाराएं उसकी कांस्य त्वचा पर बह रही थीं, उसके पूरे अस्तित्व को अमरची से भर रही थीं। यह सफलता मज्जा की सफाई और हड्डियों को काटने के प्रभावों के साथ आई। अब रणवीर सिंघानिया का स्वभाव और उपस्थिति दोनों में उल्लेखनीय बदलाव आया था। अगर पिछले रणवीर सिंघानिया को केवल उपस्थिति में सामान्य माना जा सकता था तो अब वह वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय सुंदर पुरुष था। उस उत्कृष्ट आभा के साथ यह संभावना है कि वह एक ही नज़र में अनगिनत युवा लड़कियों को मोहित और मंत्रमुग्ध कर सकता था। खेती की दुनिया में स्वर्ण गर्भ क्षेत्र पहले से ही मजबूत के रैंकों में माना जाता है। यह इस चरण में है कि कोई वास्तव में अमर की आभा को छूना शुरू कर देता है। रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली, अब आकाशगंगा की तरह तारों से भरी हुई उसकी टकटकी में एक असाधारण गरिमा थी। उसकी एकमात्र झलक आत्मा को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस क्षण वह पूरी तरह से चकित लग रहा था, जैसे कि वह कुछ अविश्वसनीय सामना कर चुका हो। उसने अपनी दिव्य चेतना को दिव्य सृजन मोती में जारी किया। छोटी लिंग, छोटी लिंग, छोटी लिंग, मैं यहाँ हूँ।
रणवीर सिंघानिया ने पूछा, स्वर्ण गर्भ क्षेत्र की स्वर्ण गर्भों के बारे में तुम कितना जानती हो? पूछे जाने पर कुछ गर्व महसूस करते हुए छोटी लिंग ने एक श्रेष्ठ बुजुर्ग के लहजे में जवाब दिया, स्वर्ण गर्भ क्षेत्र में बनने वाला स्वर्ण गर्भ, जिसे जीवनबंधुआ स्वर्ण गर्भ के रूप में भी जाना जाता है, शरीर में अवशोषित शक्ति को परिष्कृत और संग्रहित कर सकता है। लड़ाई के दौरान ये तुम्हें शक्ति की एक अंतहीन आपूर्ति प्रदान करता है। इसके अलावा जीवनबंधुआ स्वर्ण गर्भ में एक जीवन रक्षक कार्य भी होता है। रणवीर सिंघानिया ने पूछा, तो क्या एक व्यक्ति के पास केवल एक जीवनबंधुआ स्वर्ण गर्भ होता है? छोटी लिंग ने पुष्टि की, बेशक तथाकथित जीवनबंधुआ स्वर्ण गर्भ स्वाभाविक रूप से प्रति व्यक्ति एक होता है और केवल एक को संघनित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पास केवल एक जीवन है। रणवीर सिंघानिया वहां चकित खड़ा रहा और कहा, लेकिन मेरे दांतियान में अब कुल 9 स्वर्ण गर्भ हैं। क्या ये सामान्य है?